Hi guys, thank you for joining today on a Sunday, which is fantastic. आज का जो speaker है वो इतना अच्छा, मेरा बहुत is very close to me, a good friend of mine, and he is also with Forever. तो बहुत अच्छा है. मैं आज मेरा बात नहीं करूंगा ज्यादा, क्योंकि आज का जो स्पीकर है वो सबसे जबरदस्त स्पीकर है. वो फॉरएवर का बिजनेस 13 साल से कर रहा है, 13 years. क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू नो, when people have joined your business and they are doing it for 13 years, मतलब ये कंपनी का कुछ पावर है, उसके लिए 13 years कर रहा हूँ. अभी मैं ये बिजनेस 20 साल कर रहा हूँ, लेकिन वो 13 years कर रहा है. वो 4 महीने में मैनेजर हो गया. मतलब आप सोचो, एक आदमी जो है ना, जो एक अलग फील्ड का था, वो खुद बताएंगे, वो 4 महीने में मैनेजर हो गया. और he's achieved कार प्लान, जो कार मिलती है हमारे कंपनी से, उसको कार प्लान बोलते हैं. जैसा बहुत जन को 5 कार मिला है, किसको 3 मिला है, किसको 2 मिला है. इसको 5 टाइम कार मिला, 2 टाइम कार प्लान को अचीव किया है. अभी हमारा एक जो इवेंट होता है वो है, और एक बहुत फैंटास्टिक इवेंट होता है, मैनेजर्स रिट्रीट. मैनेजर्स रिट्रीट मतलब किधर भी इंडिया में आपको एक फ्री ट्रिप देते हैं कंपनी. वो ट्रिप के लिए भी उन्होंने 7 टाइम क्वालिफाई हुआ है. तो आप सोच सकते हैं 7 टाइम क्वालिफाई होना बहुत बड़ी बात है. तो ये आदमी का नाम है, एक नाम लेने के पहले, ही इज फैंटास्टिक. वो खुद का मोटिवेशन ट्रेनिंग करता है, वो खुद का प्रोग्राम्स करता है. ही इज इवन अ गुड मोटिवेशन स्पीकर, क्योंकि मैं उनको सुना है और मैं बहुत इम्प्रेस था उसके साथ. तो जैसा हमारा डबल धमाका है, हमारा डबल धमाका, शायद अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग ट्रिपल धमाका करेंगे. तो हम कभी भी फॉरएवर में गुड न्यूज देते हैं. और ये जो टाइम जो सब रो रहे हैं, जबका सबकी हालत खराब है, सबका बिजनेस डाउन है, हम लोग का बिजनेस अप नहीं है, लेकिन दाल रोटी चल रही है. चल रही है मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, नो ऑफिस, नो स्टाफ, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो लाइट, नो फैक्स मशीन. तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि एक टाइम मेरे पास माइक आता है तो मैं चालू हो जाता हूँ. तो टुडेज फैंटास्टिक जो गेस्ट स्पीकर है हमारा, जो मैं अभी इंट्रोडक्शन किया उसका, ही इज मनोज गायकवाड. तो मनोज, कैन वी हैव यू ऑन? आई कांट सी यू मनोज. Yes. हाँ मनोज, या ओके. सो गाइज, मैं पहले मनोज को अनम्यूट करूंगा. कैन यू हियर मी मनोज? Yes, yes, definitely, definitely. Okay, we can hear you, so you're perfect. I'll see if I can pin you. Okay. So, Manoj, thanks a lot for coming. It's a great honor. You're one of our top trainers with the company, and you have done amazingly well. I know that, and I love your motivation, because even Praful, you, and some of the motivation they talk from the heart. So I will not take much time. Thanks a lot, Manoj, for coming. It's a great honor. Thank you. It's all yours, Manoj. Okay. So thank you very much, Simon. And Nilam Pawarne, good afternoon. Or, good morning, good afternoon. Welcome. Manoj is on mute. Okay. Thank you. Okay. Thank you. So, good morning, good afternoon. Thank you very much, Simon. और आज गुरु पूर्णिमा है, तो बहुत से लोग यहाँ पे गुरु पूर्णिमा की विशेष लिख रहे हैं. तो मैं एक बार क्या करूँगा, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं. और इसके बाद आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में जो भी लिख रहे हैं, तो उसको ना लिख के अगर आप ट्रेनिंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बहुत कुछ आपको आज मिल सकता है. थैंक यू वेरी मच मिस्टर अनुराग कुमार. हैप्पी गुरु पूर्णिमा. और बाकी के लोगों को प्लीज ये गुजारिश है कि अभी प्लीज चैट बॉक्स में आप ना करें, तो क्योंकि बार बार वो आते रहेगा. साइमन डेविडसन के लिए अभी हम लोग क्लैप नहीं कर सकते, लेकिन साइमन, इफ यू आर हियरिंग मी, इस लॉकडाउन के पीरियड में मैंने कम से कम 100 टाइम साइमन का नाम लिया है. 100 टाइम. अभी आप लोग बोलेंगे अरे ऐसा क्या कर रहा है 100 टाइम इसलिए ले रहा है कि हम लोग जब भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, मैं खुद प्रेजेंट करता हूं, तो उसमें एक प्रेजेंटेशन में कम से कम 2 बार हम साइमन डेविडसन का फोटो और उनके बारे में कुछ बातें करते हैं. तो इस लॉकडाउन के पीरियड में आई हैव डन अराउंड
50 बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, और उसमें एक बार दो तो 100 बार साइमन का नाम ऑलरेडी लिया है. Thank you very much, Simon, for giving me this wonderful opportunity to share my experience and training with all of these lovely FLP guys. और एक बार, ये जो गुरु पूर्णिमा है, तो जितने भी गुरुओं से हमने सीखा है, एक नाम लूंगा और बाकी के नाम नहीं लूंगा. एक नाम है हमारे एक्स कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर अमरजीत उभी, इनका अवश्य नाम लूंगा. और बाकी जितने हैं, उन सभी मेरे से जितने भी बड़े लोग हैं उम्र में और एक्सपीरियंस में, उन सबको वंदन. और जितने भी मुझसे उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में छोटे, जो मुझे गुरु मानते हैं, उनको आशीर्वाद. सो हम क्या करेंगे, आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये शुरू करेंगे. और आज का टॉपिक आप लोगों को पता है कि टॉपिक है रीजंस फॉर फेल्योर. और रीजंस फॉर फेल्योर ये टॉपिक इसलिए लिया है कि बहुत बार लोग फेल्योर को बहुत गलत समझते हैं. सो फेल्योर कुछ गलत नहीं है, फेल्योर इज पार्ट ऑफ सक्सेस, लेकिन उसके रीजन समझना बहुत जरूरी है. ऐसा कहते हैं कि गलतियां एक्सेप्टेड है बिजनेस में. हाँ जी साइमन आपका आवाज आ रहा है यहाँ पे. हाँ, तो गलतियां एक्सपेक्टेड है बिजनेस में, बट अभी सेमिनार मेरा चालू, एक मिनट अभी भेजता हूँ. एक हाई करो ना. गलतियां एक्सेप्टेड है, लेकिन उस गलती को बार बार रिपीट करना, ये क्या बोलेंगे, ये समझदारी नहीं है. इनफैक्ट ये मूर्खता है. तो हम वो गलती बार बार ना करें. मैं दोबारा और एक बार बोलता हूँ, फेलियर, अगर कोई बंदा फेल होता है, इसका मतलब वो कुछ काम का नहीं है, वो पूरा बर्बाद है, उसकी जिंदगी वो धरती का बोझ है, ऐसी कोई बात नहीं होती है. फेलियर ये स्टेपिंग स्टोन होता है. फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस. तो मैं आज का जो टॉपिक है वो मेरा ऑब्वियसली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है. तो मैं वो मेरी स्क्रीन शेयर करने से पहले और एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये बाकी के जो होस्ट कौन है, मैं है क्या? एनीबडी कैन हेल्प मी? राजीव सर, it's me. अच्छा, you are host ना. Sorry, by mistake. Okay. Okay, no problem. तो हाँ, तो बाकी के लोगों को साइमन प्लीज म्यूट कर देना, क्योंकि वो डिस्टर्बेंस होगा. तो हम क्या करेंगे, ये टॉपिक पे आने से ओके, आई थिंक मैं अभी अनम्यूट हूँ और बाकी के सारे म्यूटेड है. थैंक यू वेरी मच. ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, इसमें आप लोगों ने देखा होगा पिछले 4 महीने में बहुत से बिजनेसेस ठप हो गए. बहुत से ऐसे लोग जो कभी सोच भी नहीं रहे थे कि ऐसा भी दौर उनके जिंदगी में आ सकता है, जो कल तक एकदम कॉलर टाइट करके घूम रहे थे, और ऑल ऑफ सडन बंद हो गया. उनकी जिंदगी बंद हो गई, उनकी अर्निंग बंद हो गई, उनका इनकम बंद हो गया. खास करके ये स्पा में जो लोग हैं, स्पा के ओनर्स है, फिर बड़े बड़े सैलून्स वाले हैं, फिर एविएशन इंडस्ट्री वाले हैं, फिर टूरिज्म वाले लोग हैं. सो ये सब लोगों का काम बिल्कुल ठप हो गया है. और बहुत सी चर्चा भी चल रही है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, मार्केट उठेगा, मार्केट बैठेगा, मार्केट टूटेगा, मार्केट में क्या होगा, अभी कैसे बिजनेसेस होंगे, अर्थव्यवस्था क्या होगी, जीडीपी क्या होगी, व्हाटएवर बहुत सा ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी बहुत सी चर्चाएं चल रही है. पेपर में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है, ऐसा पर्सनल में चल रहा है. एक बात पक्का आप यकीन मान लो कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका ये बिजनेस बहुत तेजी से, बहुत रफ्तार से ये ऊपर जाएगा. इनफैक्ट ये ऑलरेडी शुरू हो गया. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा. बहुत ज्यादा मतलब आज तक हुआ नहीं ऐसा टाइम अभी आ रहा है. ऑलरेडी शुरू हो गया. ऑलरेडी बहुत से लोगों के, अगर आपने देखा होगा कि ये महीना या लास्ट महीने से बिजनेस ऐसा पिकअप हो गया है. और ये जो लॉकडाउन के पीरियड में है ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सर पे हाथ लेके बैठे हैं कि अभी कैसा करेंगे, अभी क्या करेंगे. मतलब कोई आंख उनकी देखो तो जैसे बोलते हैं ना, कोई सपने नहीं, पूरे थके हिम्मत हारे हुए लोग हैं. और कुछ लोग ऐसे थे
जिनकी आंखों में चमक थी ये पीरियड में भी, और जिनकी आंखों में चमक थी ना, उनमें से मेजोरिटी लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को बिलोंग करते हैं। और वो लोग, अभी ये टाइम आया है, ये मेरे शब्द आप मार्क कर देना, ये हिस्ट्री क्रिएट करने का टाइम आया है। कंपनी, एज ए एफएलपी इंडिया, एज एफएलपी इंटरनेशनल, ये तो पक्का बिजनेस बढ़ेगा, लेकिन इंडिविजुअली भी आपका, मेरा, जो भी बंदा सिस्टमैटिकली काम करेगा और थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा, थोड़ी सोच उसकी बदलेगा, क्योंकि देखिए ये अभी 2020, 2021, 2022 की अगर जंग हमको जीतनी है, ये लड़ाई अगर हमको जीतनी है, तो 2010, 2009, 2008, 2012 की ट्रेनिंग जो है ना, वो हमको काम में नहीं आएगी। अगर हमको ये वाला जो पीरियड जीतना है, तो हमको किसी का माइक, हाँ, ओके, सो हमको हमको नया स्किल एक्वायर करना पड़ेगा, नई सोच क्रिएट करनी पड़ेगी, और जिसको बोलते हैं ना, एक पैराडाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से आप लोग प्रिपेयर्ड है ये सोच बदलने के लिए। मैं क्या करूंगा, ये जो रीजन फॉर फेलियर, इसके रीजन तो हम पक्का डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जो गोल्स है उसको हम कैसे अचीव करें। हमारे जो गोल होते हैं वो किस तरीके से अचीव किए जाते हैं, क्यों अचीव करने हैं ये गोल। तो मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं, और बिकॉज मैं मेरे फोन से ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे लैपटॉप में कुछ चैलेंज आया है, तो 1 मिनट के लिए बने रहिएगा, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूं। अच्छा, तो ये हमको साइमन, आपको मेरी यहाँ से स्क्रीन शेयरिंग का एबल वो करना पड़ेगा, आपने डिसेबल कर दिया है। एक मिनट। और ये हो रहा है, तब तक और एक बार आप सभी को गुरु हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के माइक का ध्यान रखिएगा प्लीज, आप लोगों के माइक का, अगर आपके सामने, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम हमारी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बने रहिएगा। मीन टाइम में मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Audio sources by button. Current view is shared. Audio sources by Zoom meeting B button. Recording. एक ब्लाइंड में अटेंड कर रहा में कैसा कुछ हमारे बीच में मेरे ख्याल से कुछ डिसेबल लोग भी है, तो वो लोग प्लीज आपका सेटिंग का ध्यान रखे। हसीना पूरी आवाज इसमें जा रही, उसमें नहीं बंद करी नहीं वहां से आपका म्यूट करना पड़ेगा प्लीज। Yeah, 1 minute. I'll just get it done right now. 1 minute. I'm just. ये हसीन तू जाओ बाबा, जा बाहर जा। हसीन नहीं, हसीन बम्बई को ये हसन है। हेलो सर, आपकी मीटिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है, इन लोग सब हल्ला कर रहे हैं। हाँ, करेंगे, अभी रुकेंगे, अभी वहां से कुछ हो जाएगा क्लियर। ओके सर, आप लोग बाकी के लोग थोड़ा बने रहिएगा प्लीज, कोई इनका आवाज म्यूट कर देगा, कोई ये हसन हुसैन जो भी है। आवाज आ रही मेरे हसन। Manoj, I made you the host. अनफॉर्चुनेटली सर बिकॉज आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था आपकी मीटिंग को समझने के लिए, लेकिन ऑलरेडी इन लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं, कौन कौन आ जा रहा है फालतू समझ में। Manoj, make me the host. I will handle it. You focus on the training. ओके फाइन। आई एम फर्स्ट बार मीटिंग अटेंड यार सर, मैं अंजलि सिंह से फ्रेंड बोल रहा हूँ उनका। मनोज, मेरे को host बना, मैं करता हूँ। ओके ओके, मैं राजीव को कर लेता हूँ, राजीव को कर लेता हूँ। राजीव को कर, राजीव। Great. Yeah, Rajiv is the host. थैंक यू साइमन सर। Well, Manoj, you are unmuted.
You can go ahead. Yeah, I know, but because मैं मेरा फोन से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए तुमको वो करना पड़ेगा. One moment, I'll give you options. Okay, fine. Okay. Please, एक ये done. Okay. ओके, सो एक 10 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए प्लीज. मीन टाइम ये हाँ खुल गया. ओके फाइन. सो स्ट्रेट अवे हम लोग शुरू करते हैं. रीजंस फॉर फेलियर. बंदे जो मैंने एक बार बता दिया आपको कि फेलियर होना कोई भी गलत बात नहीं है. सो पहले ये मत समझना कि अगर आज तक आपको वो सक्सेस नहीं मिला जो डिजायर आपका था, वो अगर नहीं मिला है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा. लेकिन वो क्यों नहीं मिल रहा है इसके हम लोग रीजंस आज डिस्कस करेंगे. और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, नंबर 1 रीजन है कि आपका जो गोल है वो हमने लिख के नहीं रखा. नो रिटन गोल इज नंबर 1 रीजन फॉर फेलियर. अभी यहाँ पे एक बात मैं शुरुआत में ही साफ करना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि किसी उनके अपलाइन ने या उसके मेंटोर ने बोला कि आप गोल लिखो, तो वो क्या करता है, गोल लिखता है, एक अच्छी सी नोटबुक लेता है और उसके ऊपर गोल लिखता है कि आई वांट टू बिकम सो एंड सो, आई वांट टू बिकम मैनेजर, आई वांट टू बिकम सफायर मैनेजर, आई वांट टू अचीव चेयरमैन बोनस, आई वांट टू लूज माय वेट बाय 15 kg एंड व्हाटएवर. ये 1 जनवरी को लिखता है वो, और वो नोटबुक को अच्छा से कवर करके वो एक जगह पे किधर भी रख देता है और डायरेक्ट उसको खोलता है अगले 1 जनवरी को. तो वो पूरा साल उसके ऊपर कुछ भी एफर्ट नहीं लेता है. ऐसा आपको नहीं लिखना है ये गोल. ऐसा गोल लिखेंगे फिर वो कोई लिखता है मैं 15 किलो वजन कम करूंगा, मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, या मुझे ये अचीवमेंट चाहिए, वो अचीवमेंट. उसने खाली लिखा है एक बुक पे, और वो बुक अगर वो खोल के भी नहीं देख रहा है तो उसको कभी भी वो गोल अचीव नहीं होगा. सो मेरा मतलब क्या है ये लिखने का, ये जो रिटन गोल है ये आपको ऐसे जगह पे लिखना है जो आपको बार बार याद दिलाते रहे. ध्यान से सुनना. मतलब कहाँ लिखना है, तो ये लिखना है आपके माइंड पे लिखना है. एक तो पेपर पे लिखना है, लेकिन वो पेपर आप ऐसी जगह पे, बुक पे मत लिखिए. ये पेपर कहीं लगा के रखिए आपके लिविंग एरिया में, आपके हॉल में, या आप जहां कहीं बैठते हैं आपके बेडरूम में, जो आपको बार बार दिखाई दे. एक वो करना है. और दूसरा आपको लिखना है आपके माइंड में. इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. शुरुआत में आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ और सो आपको पता चलेगा ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या होता है. एक नातान शेरेंस्की नाम का एक रशियन जू था और ये रशिया में रहता था, सोशल एक्टिविस्ट था. 1977 की बात है. रशिया अमेरिका बहुत संघर्ष चल रहा था, चैलेंज चल रहा था वो पीरियड में. और रशियन गवर्नमेंट को उस टाइम इसके ऊपर शक हुआ. ये बहुत ही इनोसेंट आदमी था नातान शेरेंस्की. था नहीं, है, इज स्टिल देयर. और इसको रशियन गवर्नमेंट ने उठा के डाल दिया सीधा जेल में. उसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ये अमेरिका का स्पाई है, मतलब अमेरिका के लिए काम कर रहा है, अमेरिका का एजेंट है. ऐसा उसके ऊपर चार्जेस लगा के उसको जेल में डाल दिया. अभी बिकॉज ये बेचारा डिसेंट आदमी है, अभी भी है ये, और ये सोशल एक्टिविस्ट है जिसको विसल ब्लोअर बोलते हैं. कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ लोग रहते हैं, उनमें से एक था ये बंदा. तो लेकिन उसके ऊपर ऐसा चार्जेस लगा के उसको जेल में डाल दिया. 1977 से लेके 1986 इसको जेल में रखा था. इसमें से पहले 400 दिन, पहले 400 दिन इसको साइबेरिया के जेल में रखा था. और वो जेल आप विजुअलाइज करना, वो जेल जो बैरक में इसको रखा था उसका साइज था 4 फीट बाय 3 फीट. अभी आप इमेजिन करो 4 फीट बाय 3 फीट के जेल में इसको डाला है. आपके घर का जो टॉयलेट है ना, टॉयलेट, वो भी उससे बड़ा होगा, काफी बड़ा होगा. लेकिन 4 फीट बाय 3 फीट के रूम के अंदर इसको डाला, जिसके अंदर एक दरवाजा है, जाली है बाहर से लॉक किया हुआ, और एक विंडो है, और उसमें उसको रखा था पहले 400 दिन. लेकिन पहले दिन जब इसको अंदर डाला तो ये इतना तो मैच्योर्ड और समझदार था कि इसको मालूम है कि अभी मेरी जिंदगी खत्म हो गई, क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम ही इतना घिनौना रखा था. और अमेरिका उनका कट्टर दुश्मन था वो पीरियड में, रशिया का. तो उसको मालूम है कि अभी अमेरिका का एजेंट बोल के मेरे ऊपर रखा है, तो मेरे को मालूम नहीं यहाँ से अभी मैं जिंदा बाहर निकलूंगा या भी नहीं. तो उसको वो 4 बाय 3 के जेल में जब रखा, अभी वो सो नहीं सकता है वहां पे. उसको बैठ के ही वहां पे जो भी उसका करना है, सोना है, जो भी करना है, आंख बंद करनी है वो. अब उसने सोचा
कि अगर मैं ये जेल में ऐसे ही खड़ा रहा तो मैं ऐसे ही सड़ के मर जाऊंगा। मतलब उसको 2-3 फीट है, खाली 2 पैर आगे चल सकता है और वापिस आ सकता है। बोला वो मैं उतना नहीं करूंगा तो बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी मेरी। तो उसने सोचा मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच में चलना चाहिए, हाथ थोड़े स्ट्रेच करने चाहिए, और ये उसने सोचा। बॉडी के ऊपर उसने सॉल्यूशन निकाला, लेकिन बोला माइंड का क्या, माइंड का क्या करें, क्योंकि माइंड अगर डिटोरिएट हो गई, माइंड सड़ गई तो क्या करेगा। उसने क्या किया, ये नाथन शेरेंस्की ने, उसने, वो चेस प्लेयर था, चेस प्लेयर, तो उसने पहले क्या किया कि बोला कि अपन एक काम करते हैं, अभी यहाँ पे कब तक रहेंगे मालूम नहीं, मरने तक इधर ही रहना है शायद, तो अपन यहाँ पे टाइम पास के लिए क्या करें, चेस खेलते। चेस, अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। चेस खेलते हैं, लेकिन उसके पास कोई चेस बोर्ड नहीं है। तो उसने क्या किया, उसके दिमाग में, माइंड में, ब्रेन में वो चेस लाया। चेस में 64 स्क्वायर होते हैं, आप लोगों को मालूम है। अच्छा, उसमें 2 प्लेयर चाहिए, एक अपोजिट प्लेयर ये। तो उसने सोचा चलो सामने एक प्लेयर लेते हैं, और यहाँ पे उसकी कितनी, वो 16 पॉइंट्स रहती है, सामने वाले की 16। अभी सोचो ये सब उसके दिमाग में रखने का, मतलब उसका जो हाथी, घोड़ा, ऊंट जो भी रहता है वो, और सामने वाले के 16, इसके 16, और फिर एक एक मूव इसने दिमाग में रखा। ये मैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आपको बताता हूँ। और उसने गेम खेलना शुरू किया। अभी इसने सोचा कि अपने को एक प्लेयर तो चाहिए, तो प्लेयर अपन कौन ले रहे, तो अपन अभी इमेजिन ही कर रहे ना। तो ऐसा करते हैं कि अपन उस वक्त का जो सबसे बढ़िया, जो इंटरनेशनल चेस चैंपियन है उस वक्त का, गैरी कास्पारोव, आपको मालूम होगा गैरी कास्पारोव, उसके साथ चेस खेलते हैं। और उसने उसके साथ चेस खेलना चालू किया। ये रोज का रूटीन, घंटों उसके अंदर निकल जाते थे। ऐसे 400 दिन निकल गए। फिर उसको वहां से निकाल के एक दूसरे जेल में डाला, जहां पे 86 तक वो दूसरे जेल में था। फिर 86 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ, और थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन शुरू हुआ रशिया और उनके बीच में, तुम्हारे अमेरिका के बीच में, फिर वो ग्लासनोस्ट आया, पेरिसनाइका, उदारीकरण, फिर ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो बिल क्लिंटन ने क्या किया, रशियन प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया, अपील किया कि ये जो बंदा है ना, ये नाथन शेरेंस्की जो जू बंदा है, वो अच्छा आदमी है, सोशल एक्टिविस्ट है, हमारा कोई स्पाई वाई नहीं है, इसको प्लीज, आप प्लीज इसको रिलीज कर दो, इसने बहुत भुगता है। और उनकी अपील का, वो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, रशियन गवर्नमेंट ने उसको, फिर उसको एक्सेप्ट किया और उसको रिलीज किया। फिर ये बाहर निकला, फिर ये गया इजराइल में। और इजराइल में आपको मालूम है, सारे मेजोरिटी जो वहां पे जाके उन्होंने बहुत अच्छा कंट्री बनाया इजराइल में वो गया। और इजराइल में अभी नाउ ही इज करंटली, अभी 2020 में वो मिनिस्टर है। अभी एक लेटेस्ट अचीवमेंट है उसका, 4 मई को हुआ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उधर वो जब जाके उसने काम शुरू किया, फिर वो मिनिस्टर भी बन गया। और एक बार क्या हुआ कि ये जो गैरी कैस्परोव है, वो इजराइल में कुछ चेस की कोई कंपटीशन थी, इंटरनेशनल कंपटीशन, उसमें वो आया था कुछ चेस का कंपटीशन करने के लिए। और एक्चुअल कंपटीशन शुरू होने से पहले उसने वो जो ऐसे महोत्सवी सामने होते हैं, एग्जीबिशन मैच होते हैं, ऐसे मैचेस खेलते हैं ये लोग। तो वो मैचेस में क्या होता है कि सामने 5 प्लेयर, 5 अपोजिट 1, 10 अपोजिट 1, 20 अपोजिट 1, ऐसे मैचेस खेलते वो लोग, प्रदर्शनी सामने रहते हैं। तो नॉर्मल जो चेस चैंपियन में, लेकिन नॉर्मल लोग रहते हैं ऐसे। और एक साइड में गैरी कास्पारोव, अपोजिट साइड में कभी 5 लोगों से खेल रहा है, 5 अलग अलग चेस बोर्ड, 10 अलग अलग चेस बोर्ड, और ये अकेला खेल रहा है और सबको हराता है। लोग इतने एक्सपर्ट रहते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर मैच में 8 अगेंस्ट 1 वो जब खेल रहा था, तो उसने बाकी सब मैचेस जीते गैरी कास्पारोव ने, ये 8 अगेंस्ट 1 में 7 भी जीते। लेकिन 8वां मैच गैरी कास्पारोव हार गया। और हार गया तो वो भी खुद चौंक गया, और उसने देखा सामने कौन है, तो सामने था नाथन शेरेंस्की। और फिर वो जब मैच खेल के हाथ पाथ मिला के वो तो निकल गया, क्योंकि कोई इंटरनेशनल मैच तो नहीं थी। लेकिन वहां के जो प्रेस रिपोर्टर थे, जो स्पोर्ट्स कवर करने वाले, वो लोग शॉक हो गए। और वो लोग नाथन शेरेंस्की के पास गए और वो लोग ने उसको पूछा, अरे भाई साहब, आप तो कोई चेस के चैंपियन नहीं हो, हमने कभी सुना नहीं कि कोई आपने कंपटीशन खेला है, लेकिन आपने गैरी कास्पारोव को कैसे क्या हरा दिया। तब नाथन शेरेंस्की ने बोला कि जब भाई साहब, मैं जब जेल में था तो मैं बहुत बार इसके साथ मैच खेला हूं और बहुत बार मैंने इसको हराया भी हूं। मॉरल ये है कि आपका जो गोल है ना, ये आपके ब्रेन में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके रग रग में होना चाहिए। आपको जो भी गोल आज आप सेट कर लो,
आपको जो भी गोल अचीव करना है, आप मैनेजर नहीं है, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, कार प्लान लेना है, मैनेजर रिट्रीट करना, वॉट एवर गोल, पेपर पे लिखो, लेकिन वो पेपर आपको दिखना चाहिए 24 घंटा। और दूसरा, वो पेपर आपके माइंड में होना चाहिए। इसको बोलते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था नाथन शेरेंस्की का लेटेस्ट अचीवमेंट 4 मई 2020, मतलब ये अभी 2 महीने पहले 4 मई 2020 को नाथन शेरेंस्की को जेनेसिस अवार्ड मिला। ये उसको मिला हंगेरी में, हंगेरी के बुडापेस्ट में। $1 मिलियन का अवार्ड मिला उसको, $1 मिलियन कैश प्राइस। लेकिन ये आदमी का अच्छा ही देखो, इतना अच्छा ही है इसका, इसने वो $1 मिलियन मतलब करीब करीब 7-7.5 करोड़ रुपया हुआ इंडिया का, वो उसने ये जो कोरोना वॉरियर्स है ना, जो फाइट कर रहे हैं, उनकी जो संस्था है उसमें उसने डोनेट कर दिया वो पैसे भी। तो ऐसे अच्छे लोग भी है दुनिया में, और अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। हम लोग अपने जो आज के प्रेजेंटेशन है उस पर स्पीक करेंगे कि ये जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके सक्सेस में, आपके गोल अचीव में। सो नंबर 1 रीजन है, अगर आपको आपका गोल अचीव करना है तो उसको लिख के रखना है। लेकिन लिख के रखना है का मेरा मतलब आपको समझ गया कि ये कहां पे लिखना है। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर, हाँ चलो ये भी मैं आपको बता देता हूं गोल के बारे में। जब मैंने बता ही दिया है, मैंने बोला गोल थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था। ये और एक आपको बात बता देता हूं, क्योंकि मैंने बोला था मैं थोड़ा गोल सेटिंग भी कवर कर लूंगा। जापान का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये पावर ऑफ विजुअलाइजेशन मैंने बताया, आपने गोल कहां लिखना है वो आपको समझ में आ गया। जापान को 1945 में उसके ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब डाला, आपको मालूम है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो भी रीजन थे, और जापान पूरा डेवास्टेटेड हो गया 1945 में, पूरा तहस महस हो गया। और आपको मालूम है जापान का नेचुरल ऐसा वो देश है, वहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऑलरेडी अर्थक्वेक वाला वो कंट्री है, और ऊपर से ये मतलब नेचुरल कैलेमिटीज तो आती है उनके ऊपर, और ऊपर से ये जो वॉर में उनका जो भी हिटलर को सपोर्ट किया गया उसके वजह से, वो उसके रीजंस अलग अलग है, लेकिन दोस्त राष्ट्र ने उसके ऊपर बॉम्ब डाला और वो पूरी कंट्री खत्म हो गई। 1950 में, ध्यान में रखना, सिर्फ 5 साल के बाद पूरा देश एक हो गया और उन्होंने एक गोल सेट किया। अब ये गोल जो उन्होंने सेट किया, वो ऐसा नोटबुक में लिख के वो बिस्तर के नीचे नहीं रखा या तकिया के नीचे नहीं रखा। पहला तो ये सोच लो कि उन्होंने गोल क्या सेट किया था। उन्होंने गोल सेट किया था 1950 में कि वी विल बी लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 10 years। कितना क्लैरिटी है देखो, वी विल बी लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 10 years। ऐसा देश ये गोल सेट कर रहा है जो पूरा तहस महस हो गया है, कुछ बचा नहीं है वहां पे, लेकिन वो सारे एक आए और उन्होंने एक गोल सेट किया। जब आपको मालूम है कि आपका गोल क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उसके ऊपर काम करते हैं। और इन्होंने ये जो गोल सेट किया था, खाली बोले नहीं ये लोग, इन्होंने ये अचीव करके दिखाया। मनोज, सॉरी टू इंटरप्ट, बट योर स्क्रीन इज स्टक, मतलब लोगों को okay, that I did personally, deliberately I did it, okay, so I want everybody to listen what I am telling now. Okay, great, okay, fine, thank you, okay, no problem। so मैं आपको ये बता रहा था कि 1950 में इन्होंने एक गोल सेट किया कि हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनेंगे पूरी दुनिया में 10 साल में, और उन्होंने ये गोल 9 साल में अचीव किया। They have achieved in 1959 only। 1960 में दोबारा वो लोग एक वापिस आ गए पूरा नेशन, और उन्होंने एक गोल सेट किया कि वी विल बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 10 years। 1900 पहला गोल उन्होंने अचीव किया 9 साल में, ऐसा देश जो तहस महस हो चुका है। दूसरा गोल उन्होंने सेट किया 1960 में कि अगले 10 साल में हम लोग स्टील के पूरी दुनिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाएंगे। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना जरूरी है, स्टील के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, आयरन या कोल, वो जापान में बनता नहीं, लेकिन उन्होंने फिर भी ये गोल सेट किया। रॉ मटेरियल नहीं है, हमेशा ये रहता है कि आपको अगर प्रॉब्लम मालूम है ना क्या है, तो आप वो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम को डायग्नोसिस किया,
आपके केस में भी, आपके इंडिविजुअली केस में भी, अगर आप डायग्नोसिस कर पाए कि आपका प्रॉब्लम क्या है और वो प्रॉब्लम को अगर आपने प्रोजेक्ट के रूप में देखा, तो फिर आप उसको सॉल्यूशन ले सकते हैं। अभी जापान को यह पता चला कि प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास आयरन और कोल नहीं है, लेकिन उनको यह पता चला सॉल्यूशन क्या है कि अगर हमने इसको बहुत ज्यादा मात्रा में इंपोर्ट किया तो हम इसको यहाँ पे प्रोसेस करके फिर इसको है और फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा आयरन और कोल को उन्होंने इंपोर्ट किया, और आयरन और कोल को इंपोर्ट किया और उन्होंने ऐसा इंपोर्ट किया कि टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि 10 साल का वो पीरियड है उन्होंने जो रखा है, और 10 साल में उन्होंने जो वो लोग की जो शिप थी, जहाज थे, ऐसे बनाए उन्होंने कि जब वो वहां से आ रहा है तो जहाज के अंदर ही उसका शुरू हो गया, उसका जो उसके ऊपर जो काम करना था, प्रोसेसिंग था, वो जहाज के अंदर ही शुरू हो गया। और 1969 में उन्होंने दे बिकेम लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। 1970 को अगेन उन्होंने एक गोल सेट किया, और ये गोल था कि लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल जो प्रोडक्ट है वो पूरी दुनिया के वो बनाएंगे अगले 10 साल में। इस बार उनको 10 साल नहीं लगे, 9 साल नहीं लगे, 10 साल में उन्होंने बनाया। 1980 में दे बिकेम द लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। अगेन 1980 में उन्होंने एक नया गोल, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिंदगी में जो गोल है ना वो हमारे बदलते रहते हैं, और ये एक देश जो पूरी तरह से तहस महस हो गया था, ये देश कैसे अपने गोल सेट कर रहा है और उसने क्या टेक्निक उन्होंने ये की, इंप्लीमेंट की, उस पर हम डिस्कस करेंगे ही। 1980 में दे सेड द गोल दैट दे विल बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन द वर्ल्ड। वो जमाना था, ये जो वॉकमैन आते थे, टेप आते थे, बहुत सारे जापान के बन के आते थे, आपको मालूम है पूरी दुनिया में ये मशहूर थे वो पीरियड में। और 1988 सिर्फ 8 साल में दे वेर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अब ये जो जापान जो है, इन्होंने ये जो सारे गोल्स अचीव किए, तो इन्होंने क्या, कौन सा फॉर्मूला इन्होंने इस्तेमाल किया? पहला फॉर्मूला उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने आप को 7 सवाल पूछे, जो 7 सवाल आपको पूछने हैं अगर आपको आपका गोल अचीव करना है। तो आपका जो पहला प्रश्न आपका होना चाहिए आपके लिए, व्हाट इज माय गोल? आप ये पूछिए, और इसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको गोल क्या है। आपको बहुत बार लोग बोलते हैं कि मेरा गोल है, मेरे को अमीर बनना है, अमीर रिच बनना है। ये कोई गोल नहीं हुआ, इसमें बहुत सी एम्बिग्विटी है, संदिग्धपना जिसको बोलते हैं, क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी कैसे होती गोल में कि मैं इस साल 1 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, फॉरएवर से 1.5 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, 2 करोड़ का टर्नओवर करूंगा, 3 करोड़, व्हाटएवर। ये जो टर्नओवर वर्ड है, ये अमाउंट वर्ड है, ये क्लैरिटी है। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को एक म्यूजिशियन बनना है, व्हाट इज योर गोल? माय गोल इज टू बिकम अ म्यूजिशियन। ये लाउजी गोल है, कोई क्लैरिटी नहीं है। अरे तेरे को म्यूजिशियन बनना है, कौन सा म्यूजिशियन बनना है? वोकल म्यूजिशियन बनना है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन बनना है, बैकग्राउंड सिंगर बनना है, बैंड को चलाना है, लाइट म्यूजिक में करना है, क्या खुद का एल्बम बनाना है, क्या करना क्या है? तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो गोल है ना, उसमें एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जापान वाले ने अपने आप को पूछा और डिक्लेयर किया, बाय व्हेन विल आई अचीव इट। आपने एक गोल सेट किया, अभी आपको उसकी डेडलाइन मालूम चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, इंसान मतलब इंडियन फॉरेन ये वो कुछ नहीं आता है, इंसान है ना सारे डेडलाइन ड्रिवन है। अभी आप में से मालूम है बहुत बार जो लोग सुपरवाइजर एंड अबव है और उनको वॉल्यूम बोनस लेने के लिए 1+3 करना पड़ता है, मेजोरिटी लोग देखो लास्ट के 29, 30, 31 तारीख को ही वहां पे लगे होते, या 31 तारीख को रात को 11 बजे के बाद वो शुरू देखते अपना 4cc कैसा होगा। तो डेडलाइन ड्रिवन गोल है ये डेडलाइन ड्रिवन मेंटालिटी है, और हमेशा है ना पहले से उसको प्लान करना चाहिए। पहले 5 दिन में, मैं मेरे टीम को अभी सिखा रहा हूँ इन दिनों कि आपका जो भी गोल है पहले 10 दिन में आप अचीव कर लो। जो भी ये महीने का टारगेट है ना, ये समझ के चलो कि आपका 30 दिन का महीना नहीं है, 10 दिन का महीना है। और 10 दिन में आप आपका जो भी गोल, अगर आपका मंथली गोल है तो, आपका ईयरली गोल है तो 12 महीना हमारे पास है, तो 10 महीने का उसके अंदर रखो। लास्ट का 2 महीना वो बोनस टाइम है। सो पहला क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट इज माय गोल? सेकंड, बाय व्हेन विल आई अचीव इट? थर्ड इज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स आई शुड ओवरकम टू अचीव माय गोल? कौन से ऑब्स्टेकल आने वाले, देखिए एंटिसिपेट करके चलना चाहिए। आपने जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की पताका हाथ में ली है, जो बैटन हाथ में लिया है,
जो धनुष हाथ में लिया है, ये कोई लल्लू पंजू का काम नहीं है, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट जब मैं पैशनेटली बात करता हूं तो ऐसे ही शब्द आते हैं, माफ करना मुझे। बट यहाँ पे आपको हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होनी चाहिए, और पहले से एंटिसिपेट करे कि आपको क्या चैलेंजेस आने वाले, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, आपको रिजेक्शन मिलने वाला है, बहुत सारा रिजेक्शन मिलने वाला है। कौन देने वाला है रिजेक्शन? आपको रिजेक्शन देने वाले हैं आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके क्लाइंट। बट ये रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन, इसको एक प्रोजेक्ट बोल के अगर आपने काम किया ना, तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा या स्टडी किया होगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये आप इसको आपके टीम में इसको रखिए, आपके मेंटोर से बात कीजिए। मैंने मेरे टीम के लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन किया था, जो कम से कम 5-6 अलग अलग दिन में भी पूरा नहीं हुआ वो। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। बट आपको एक ध्यान रखना है कि कोई भी क्लाइंट अगर आपको ऑब्जेक्शन देता है तो ये कोई भी गलत चीज नहीं करता है। एक सेल का सर्वे है, ये आप में से मेजोरिटी लोगों को मालूम है, जिसको 8/73 बोलते हैं। जितने भी जेन्युइन कस्टमर है उसमें से जो परचेस करते, जेन्युइन कस्टमर, नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट इन फॉरएवर लिविंग, जनरल बात कर रहा हूं मैं, जितने भी जेन्युइन बायर्स है वो कोई भी चीज परचेस करने से पहले मिनिमम 4 ऑब्जेक्शन या 4 रिजेक्शन देते ही है। आपने भी दिए हैं, आप भी कुछ भी परचेस करते, आप ऐसे ही नहीं करते। सो आपको ये मेंटली प्रिपेयर, मतलब ये एंटिसिपेट करके रहना चाहिए। और कोई भी ऑब्जेक्शन आए ना तो उससे डर जाने की जरूरत नहीं है। अपना कस्टमर जो होता है ना, एक्चुअली वो डरा हुआ होता है, कस्टमर डरा हुआ होता है। आपको उसको हिम्मत दिलाना है, आपको उसको एक बिलीफ लेवल उसका बढ़ाना है कि ये जो मैं सॉल्यूशन तेरे को दे रहा हूं, जो मेरी सर्विस या मेरा प्रोडक्ट, ये जो मैं भी सॉल्यूशन दे रहा हूं, उससे उसको बेनिफिट होने वाला है। ये कॉन्फिडेंस उसको देगा तो वो बंदा, वो आपका सेल क्लोज हो जाएगा। तो वो कॉन्फिडेंस मिलने तक वो 3-4-5-6 अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। उसका बहुत लोग बहुत ज्यादा बतंगड़ बनाते हैं। ये बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने इन दिनों पिछले 4 महीने में, लकीली हमको ये जो चांस मिला, मैंने बहुत इसके बारे में पढ़ा। मैंने पर्सनली, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मैं मेरे टीम के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी बता रहा हूँ। ये जो हमारे बिजनेस में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं ना, ये गिने चुने 6-7-8 ऑब्जेक्शन आते हैं, दैट्स इट। इससे बढ़ के कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऑब्जेक्शन आएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये प्रोडक्ट महंगा है, मेरे खानदान में किसने किया नहीं है, वगैरह वगैरह। ये और क्या है, आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे 5-6 क्वेश्चंस खाली आएंगे। अगर आपने ये 5-6 क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार के कॉन्फिडेंटली तैयार किया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो भी गोल है, मे भी आपको मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, कार प्लान बनना है, आपको इस साल चेयरमैन बोनस अचीव करना है, व्हाटएवर गोल है, वो गोल अचीव करने के बीच में, वो राह में क्या क्या ऑब्स्टेकल आने वाले हैं, ये अगर आपको डे 1 को मालूम है, तो जब वो ऑब्स्टेकल आएंगे तो आप ऐसे एकदम, आपके कंधे नीचे नहीं गिरेंगे, आप डर नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जब बारिश में निकलते हैं बाहर, तो आपको मालूम है, थोड़ा भले आपके पास छाता है, आपकी पैंट गीली होने वाली है, रोड पे पानी रहेगा तो जूते में पानी जाने वाला है। ये हम लोग एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जब आप कोई भी गोल अचीव कर रहे हो, और ओवरऑल लाइफ में भी कोई गोल अचीव कर रहे हो, तो क्या क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उसके बारे में आपको पहले से एंटिसिपेट करना और उसके बारे में सोचना, ये बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद चौथा स्टेप आता है, तो जापान वाले ने जो फॉर्मूला किया उसका मैं बात कर रहा हूं, व्हाट ऑल आई नीड टू नो टू अचीव माय गोल। सो मेरे को गोल, मेरा जो भी गोल अचीव करना है, वो गोल अचीव करने के लिए व्हाट ऑल आई नीड टू नो, मेरे को क्या क्या वो मालूमात होनी चाहिए, वो क्या क्या इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए, वो मुझे ये मेरा गोल अचीव करने के लिए। तो आपको क्या क्या नॉलेज अचीव होना चाहिए? अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तक लिमिटेड बात करते हैं, तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। कौन से स्किल? नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं कि बहुत से स्किल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, उसके ऊपर अगर आपने मास्टरी, कमांड लाई, तो आप आधी बाजी क्या पूरी बाजी जीत गए, और वो है स्किल ऑफ इन्विटेशन। स्किल ऑफ इन्विटेशन के ऊपर अगर आपने कमांड लाया तो आगे आधे से ज्यादा काम आपका हो गया। तो अलग अलग स्किल है, रिक्रूटिंग का स्किल है, ट्रेनिंग का स्किल है, कंसल्टेंट का स्किल है, कोचिंग का स्किल है, ये आपको एक्वायर करने हैं। और शुरुआत में जो मैं एक बात बता रहा था आपको कि लॉकडाउन के बाद दुनिया बदल गई है, ऑलरेडी बदल गई है।
ऐसा कहते हैं कि जो समय के साथ बदलता है वो सक्सेस उसको मिलता है, जो नहीं बदलता वो रेस से बाहर हो जाता है, और जो समय के पहले बदल जाता है वो फिर लीडर बन जाता है, वो लीजेंड बन जाता है। तो आपको बदलाव तो लाना ही चाहिए आपकी जिंदगी में। आप बोलेंगे नहीं नहीं वो मैं पहला जैसा चलता था मैं वैसा ही अभी कॉल करूंगा, अभी तो रुको ना, अभी जरा खुलने दो, फिर मैं जाके 1-to-1 मीटिंग करता हूँ, वो मेरा दोस्त उधर नाला सोपारा में रहता है, अभी ट्रेन भी बंद है तो मैं जाके उसको मिलूंगा। वो सब इसके बाद होने वाला नहीं। आप सोचते नाला सोपारा, वो आपको घर पे नहीं लेगा, बोलेगा भाई तू उधर ही बोल, जो बोलना है फोन पे बोल, क्योंकि मेरा पिताजी घर पे, मेरे को ये अभी लफड़ा नहीं चाहिए। हमको, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर आपको 2020, 2021, 2022 की जंग जीतनी है तो आपको आपकी जो पुरानी स्किल थी वो अभी नहीं चलेगी, 2008, 9, 10 और 12, 15 की स्किल नहीं चलेगी। आपको ये टेक्नोलॉजी है, अभी बहुत बार लोग बोलते हैं कि यार ये मेरे को आता नहीं, तो सीखना पड़ेगा ये आपको, और ये कोई इजी नहीं। मैं खुद इतना इसके अंदर पीछे हूँ, ये अभी यहाँ पे हमारे राजीव है और इनको भी मैं बहुत बार तंग करते रहता हूँ, अरे राजीव कैसा करने का, क्या करने का, ये अब लेकिन ये करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। आपको अगर वो ये इस सदी का, इस साल का, अगले साल का अगर आपको लड़ाई जीतना है तो आपको इस लड़ाई के लिए क्या क्या स्किल चाहिए वो आपको एक्वायर करनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी आपको सीखना पड़ेगा, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखना पड़ेगा और उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सो व्हाट ऑल आई नीड टू नो टू अचीव माई गोल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द पीपल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन आई नीड टू एसोसिएट टू अचीव माई गोल। ये जापान वाले ने पूछा कि मुझे ऐसे कौन से लोग, कौन सा ग्रुप, कौन सी संस्थाओं के साथ एसोसिएट होना चाहिए ताकि मैं मेरा गोल अचीव करूं। तो आप भी देखो कि आपको कौन से लोगों के साथ जुड़ना है, आपके कौन से ग्रुप के साथ आपको जुड़ना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको एसोसिएट होना है, सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। नेक्स्ट इज एंड लास्ट इज ब्रेक इट डाउन इनटू माइलस्टोन। जैसा कि आपका अगर साल का गोल है ये, तो फिर उसको आप एक साल का आपका गोल है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल बोल रहा हूँ सिर्फ कि 30 मई तक आपको अगर ईगल मैनेजर रिट्रीट करना है इस साल, तो अभी ये हम लोग बैठे हैं जुलाई में, तो अभी कितने महीने बचे आपके पास, आप देखिए उसमें 10 महीने बचे हैं और आपको 720 सीसी करना है। तो 720 सीसी करना है तो मंथली आपकी कितनी सीसी होनी चाहिए, 72 सीसी होनी चाहिए। तो 72 सीसी के लिए वीकली कितनी सीसी होनी चाहिए। जब आप इसको ब्रेक करते हो माइलस्टोन में, तब आपको पता चलता है आप कहाँ पे हो, क्या हो। अगर आपको ये पता नहीं चला तो फिर आप वो वहां तक नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आने के लिए, आपका डायरेक्शन करेक्ट है क्या नहीं ये समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से जा रहे हैं से धुलिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार से जा रहे हैं, ये लॉकडाउन हटा दो दिमाग में से, कार से जा रहे हैं धुलिया, रफली से एक 400 किलोमीटर है और हमारे पास गूगल मैप नहीं है, ये इसको भूल जाओ, गूगल मैप वाला भूल जाओ। हम लोग डिपेंड है वो जो रोड पे जो माइलस्टोन लिखे रहते हैं ना कि नासिक 150 किलोमीटर, वो धुलिया 300 वट एवर, उसके ऊपर डिपेंड है। और मान लो आप, हमने एक रोड पकड़ लिया और हमको दिखा कि धुलिया 300 किलोमीटर, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, धुलिया 300 किलोमीटर। फिर हम थोड़ा आगे गए, हमको दिखा धुलिया 290 किलोमीटर, फिर दिखा 280 किलोमीटर, फिर 2 रोड आए, हमने एक रोड पकड़ लिया, फिर बहुत टाइम तक हमको वो माइलस्टोन का पत्थर ही नहीं दिखा, तो हमको दिख रहा है धुलिया 320 किलोमीटर। फिर हम थोड़ा आगे गए, धुलिया 350 किलोमीटर, फिर धुलिया 360 किलोमीटर, 300। अभी क्या हो रहा है, हमने रोड गलत पकड़ लिया, गोल तो है धुलिया जाने का, लेकिन रोड गलत पकड़ लिया, आप कभी भी धुलिया नहीं पहुंचोगे, आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो वहां पे। सो कहने का मतलब ये है कि आपका जो गोल है ना, उसको आपको माइलस्टोन में ये इसलिए करना है कि आप सही डायरेक्शन पे है या नहीं है, ये आपको पता चलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है गोल अचीव करने में कि व्हाई डू आई वांट टू अचीव माय गोल। अगर ये आपको पता नहीं चला ना तो आप कभी भी अचीव नहीं करेंगे। देखिए व्हाई पे है ना, हम लोग फॉरएवर में बहुत बात करते हैं कि आपका व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए, व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए, व्हाई स्ट्रांग होना चाहिए, और वो सही भी है, लेकिन मर्म जो है ना उसके पीछे का बहुत कम लोगों को पता है। क्यों व्हाई के ऊपर बात करना है, व्हाट एंड हाउ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाई के ऊपर ही क्यों बात करना है। सो व्हाई के ऊपर इसलिए बात करना है कि जो व्हाई रहता है ना, व्हाई हमारा, वो ऑलवेज इमोशनल रहता है, वो हमारे दिल के करीब होता है कि हमको ये गोल अचीव करना है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर में जो कॉम्प्रोमाइज है उसमें से मुझे बाहर निकलना है। मुझे अगर ये पैसे आएंगे तो मैं मेरे बच्चे को अच्छी पढ़ाई दूंगा,
मेरे ये सपने पूरे होंगे, मेरा वो सपना, मैं अच्छा घर लूंगा, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ तो मैं मेरा खुद का फ्लैट लूंगा, अगर मेरा 1 BHK है तो 2 BHK होगा, मैं ये गाड़ी लूंगा, मेरा ये लूंगा। वाई इज ऑलवेज इमोशनल थिंग, एवरीथिंग एल्स इज इंटेलेक्चुअल। व्हाट एंड हाउ जो है ना वो इंटेलेक्चुअल होता है। जब आपको क्लैरिटी आपके इमोशनल चीज में होती है, बहुत ही क्लैरिटी होती है, तो बाकी का जो इंटेलेक्चुअल है ना उसको आप कर सकते हैं। व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ये दो चीज जो है ये सीखी जा सकती है, सिखाई जा सकती है। वाई आपका अंदर रहता है, मतलब इसको अगर मजाक में बोलूं ये अंदर की बात है। हाँ, तो आप समझ सकते हो अंदर की बात के ऊपर पहला आपको काम करना है। आप बाहर जो भी है ना वो अंदर क्या है उसके ऊपर डिपेंड है इंसान। आपका अंदर, आपका माइंड कितना स्ट्रॉन्ग है, और आपके ग्रोथ में माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमेशा आपका जो वाई है उसको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। सो ये 7 चीज है जो मैं एक बार पढ़ता हूं। जो जापान ने, जो इतना डेवस्टेटेड कंट्री था, जो तहस महस हुआ देश था, और उन्होंने जो टारगेट सेट किए, और उन्होंने जो टाइम सेट किया था, उनके गोल सारे एम्बिशियस थे लेकिन वो अचीवेबल टाइम फ्रेम में थे। आपके भी जो गोल है ना एम्बिशियस ही है। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर एक मैनेजर का गोल रखता है, भले हजारों लाखों मैनेजर है इस दुनिया में, उसके लिए वो एम्बिशियस गोल है, लेकिन हमेशा वो अचीवेबल टाइम फ्रेम में होना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। हमारे साथ साइमन सर है जिन्होंने 2 महीने में मैनेजर का गोल अचीव किया था। वो इंडिविजुअल की बात है, आप आपका कैपेसिटी देखो, लेकिन हमेशा गोल ऐसा सेट करो जो भले अचीवेबल हो, एम्बिशियस हो, लेकिन अचीवेबल टाइम फ्रेम में होना चाहिए। बहुत बार लोग रखते हैं मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए कभी अगले महीने से, तो कैसा क्या होगा? अब ये महीने में 5 लाख गोल रुपया आने के लिए तेरी 400 सीसी हो गई क्या? नहीं, वो 1 सीसी हुई है। तो 1 सीसी हुई, वो मतलब वो इतना बचकाने लोग बात करते हैं। क्यों बात किया उसने ऐसा? क्योंकि उसने भाई पे काम नहीं किया। सो आपको व्हाट इज माय गोल, बाय व्हेन विल आई अचीव इट, व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स आई शुड ओवरकम टू अचीव माय गोल, वो कौन सी चीजें हैं जो गोल अचीव करने के लिए मुझे मालूमात होनी चाहिए। व्हाट आर द पीपल ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन आई नीड टू एसोसिएट टू अचीव माय गोल, ऐसे कौन से लोग हैं, कौन से ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे जुड़ना चाहिए। ब्रेक इट डाउन इनटू माइलस्टोन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो इमोशनल बात मैंने आज आपको बताई कि क्यों आपको ये गोल अचीव करना है, इस प्रकार से अगर आप जाएंगे तो आपका पक्का गोल अचीव होगा। तो मैंने रीजन फॉर फेल्यूर की शुरुआत आप लोगों को बुला के ये की, और पहला मैंने आपको रीजन दिया कि लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी लिखित लक्ष्य नहीं होता है। लिखित लक्ष्य, रिटन गोल से मेरा मतलब था कि पेपर के ऊपर नोटबुक के अंदर वाला गोल नहीं, कागज पे लिखना है, लेकिन वो कागज आपके घर में 3-4 जगह पे ऐसे चिटकाना है, और आपके दिमाग में वो चिटकाना है कि सोते उठते खाते पीते घूमते फिरते आपको आपका गोल याद आना चाहिए। और एक, अगर आप ये इसको ईमानदारी से करने वाले हो आज के साथ, और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ईमानदारी से आपका गोल आज लिखेंगे, तो उसके बाजू में आप और एक पेपर लेना और उसके ऊपर लिखना रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। रिजेक्शन इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको जब भी ये गोल अचीव करने के टाइम रिजेक्शन आएंगे, आप उसमें डरेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। चलो नेक्स्ट गोल, अभी हम लोग नेक्स्ट रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं फेल्योर का, और वो रीजन है नो कमिटमेंट नो एक्शन। बहुत से लोग बिजनेस तो करना है लेकिन उसको बिजनेस के प्रति गंभीर समर्पण नहीं है, उसका एक सरेंडर होना चाहिए। अगर आपने ये सिस्टम को फॉलो किया, देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में बहुत बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये लोग का तो अच्छा हो रहा है, ये लोग को लाख रुपया आता है, किसी को 2 लाख आता है, किसी को 5 लाख आता है, किसी को 10 लाख महीने का आता है, कोई चेयरमैन बोनस 3 करोड़ का चेक ले रहा है, कोई 2 करोड़ का ले रहा है, मेरे से नहीं होगा। तो ये क्यों, वो लोग का क्यों आता है और हमारा क्यों नहीं आता है, ये यहाँ पे दिख रहा है। वो लोग कमिटमेंट से एक्शन है। अभी हमारे बीच में साइमन सर सुन रहे, मेरे को एक किस्सा याद आया उनका, और मैं आपको अवश्य बताऊंगा ये क्यों। देखिए उनको एक बड़ा बोनस का चेक आया था 89 लाख रुपीस का, उनको 89 लाख रुपीस का एक बोनस का चेक आया था, और उस साल अपने सुनील गुप्ता को 82 समथिंग लाख का बोनस का चेक आया था। और 2-3 दिन बाद साइमन डेविडसन अपने बांद्रा ऑफिस में आए, और मैंने देखा उस बोनस, उस इवेंट के बाद वो उनकी पहली एंट्री थी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट रोज उस वक्त ऑफिस में जाता था और पूरा टाइम उधर ही हम लोग प्लान देते थे वगैरह, ध्यान रहता था कौन आ रहा है क्या आ रहा है। तो उस इवेंट के बाद 2-3 दिन के बाद जब ये पहली बार ऑफिस में आए, तो वही नॉर्मल, आपने देखा होगा साइमन हमेशा टी शर्ट पे रहता है और वो जीन्स नॉर्मल, कोई ये नहीं, और एक प्रोस्पेक्ट को लेके आए हैं,
और एक उन्होंने उस वक्त वो नेट रूम हुआ करता था, वो गए उधर, उन्होंने उनको प्रेजेंटेशन दिया और नीचे आके सबसे मिलाया वगैरह। मतलब ये सोचने की बात है कि एटीट्यूड देखो आदमी का, स्टाइल देखो, वर्किंग स्टाइल देखो, काम के प्रति कमिटमेंट देखो। 89 लाख रुपीस का चेक, ये तकरीबन 2010 की बात है, मुझे याद है। आज से 10 साल पहले का 89 लाख, मतलब आज का कम से कम वो 4 करोड़ रुपए का चेक हुआ। तो जिसको 4 करोड़ का आज की तारीख में अगर वो चेक मिला है, वो आदमी, अभी मैं कुछ देखता हूँ अपने ही कंपनी में, जिसको 2 लाख रुपए आता है तो वो 2 फुट ऊपर चलते हैं जमीन पे, और ऐसे धड़ाम से गिरते हैं कि फिर वो उठते ही नहीं। तो आप वो गलती मत करना। ये मैं देखा इनको कि ये इनका फोकस है, इनको प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों से बात करना है, और ये इतना बड़ा चेक मिलने के बाद दूसरा कोई बोलता था चलो अभी 1 महीना आराम करे। ये नहीं, ये भाई साहब इधर है, और इसलिए इनके बिजनेस में कंसिस्टेंसी है, एंड वी आर लकी कि वो हमारे मेंटोर है। सो ये रीजन है। नेक्स्ट रीजन है गिव अप टू सून, यूजुअली क्विट्स इन फर्स्ट 90 डेज। बहुत जल्दी हार मान जाना। आमतौर पे पहले 90 दिन में ही लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं मालूम है? बहुत सारे लोग, ये सो कॉल्ड नेटवर्कर, जो अलग अलग कंपनी में जाके फिर फॉरएवर में आते हैं, और बहुत से लोग फॉरएवर में भी कभी कभी पहली बार उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन की है, लेकिन फिर वो ज्यादा दिन तक वहां पे रहते नहीं, 90 दिन में ही छोड़ते हैं। क्यों? मेन रीजन है ये लोग का कि ये लोग है ना, एक लॉटरी समझ के ये कंपनी के अंदर है, लॉटरी। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये जैसा कोई भी बिजनेस होता है उसी तरह का ये बिजनेस है। लेकिन वो लोग ये समझते हैं कि अरे यहाँ पे वो कोई ने चेक दिया, 1 लाख रुपया महीने का आता है, 2 लाख रुपया महीने का आता है, तो मेरा तो नहीं आया 1 महीने में। तो उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का भी पेशेंस नहीं है, और वो छोड़ देता है। आपको वो गलती नहीं करना है। आपका गोल जो है ना, वो आपको पहला आप नक्की कर लो कि ये गोल, जो भी गोल अचीव करना है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई भी बिजनेस सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। कि कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस देखो, उसको सेट होने के लिए टाइम लगता है। ऐसा होता है क्या कोई बोला अभी चलो 12th में अच्छे मार्क मिले, अभी मैं डॉक्टर के लिए एडमिशन लिया और मेरे को इधर धड़ाधड़ पैसा आना चाहिए, ऐसा आता है कभी? कभी भी नहीं आता है। वो पहला डॉक्टरी का 5 साल जो भी है वो करता है, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 साल वो करता है, वो उसका जो भी बॉन्ड पीरियड रहता है, वो फिर आके दवाखाना खोलेगा, डिस्पेंसरी खोलेगा या किधर जॉब करेगा, उसके बाद सैलरी आएगा। पेशेंस होना चाहिए। मैं हमेशा मेरा माइंडसेट टॉपिक में एक बात सिखाता हूँ कि जो मिलेनियर्स होते हैं ना, मिलेनियर्स जो भी होते हैं, करोड़पति लोग, वो लोग फाइनेंशियली मिलेनियर कब बनते हैं मालूम है? जब वो मेंटली मिलेनियर है। जब उनकी सोच मिलेनियर की होती है ना, तब जाके वो एक्चुअल में उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं। आप जितने बड़े बड़े मिलेनियर देखेंगे ना, उसमें से 95% मिलेनियर जो आज के तारीख में है, जो करोड़पति अरबोपति लोग हैं, उन सभी का जन्म एक नॉर्मल सामान्य मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। आप बहुत से देखो, फिर आप स्टीव जॉब्स से लेके जेफ बेजोस से लेके मार्क जुकरबर्ग लो, बिल गेट्स लो, धीरूभाई अंबानी लो, बड़े बड़े दुनिया भर के आप देखेंगे, उनमें से 95% मिलेनियर का जन्म एक सामान्य लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। क्यों बने मिलेनियर? सोच मिलेनियर की थी। तो आपको काम करना है आपकी सोच के ऊपर। सोच मिलेनियर की है, और मिलेनियर के लाइफ में पेशेंस इज एन एसेट इन द लाइफ ऑफ मिलेनियर्स। हमेशा ध्यान में रखना, पेशेंस इज एन एसेट इन द लाइफ ऑफ मिलेनियर, वेयर एज इम्पेशेंस इज अ लाइबिलिटी इन द लाइफ ऑफ नॉर्मल पीपल और मिडिल क्लास पीपल। सो एक पेशेंस रखना चाहिए। और मैं आपको गारंटी, और आप भी देख रहे हो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, अच्छा ये ऐसा भी होता हमको कि अगर आप 90 दिन में छोड़ रहे तो जस्टिफाई हो सकता था कि मान लो कि आप में से हमने देखा कि हार्डली 1 या 2 लोग ही सक्सेसफुल हो रहे और आप नहीं हो रहे, तो आप हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में देखो कि हार्डली सचिन तेंदुलकर ये वो, ऐसे हाथ के उंगली पे आप गिन सकते हो। फॉरएवर में ऐसे नहीं है। फॉरएवर में लाखों लोग सक्सेसफुल है, आपके अड़ोस पड़ोस में हजारों लोग सक्सेसफुल है, वर्ल्ड वाइड देखो करोड़ों लोग सक्सेसफुल है, लाखों लोग लाखों में खेल रहे हैं। अगर वो लोग खेल रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसके रीजंस मैं आज आपको बता रहा हूं। और एक बार आपको बता रहा हूं कि फेल्यूर होना मतलब कोई आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया, ऐसा नहीं है। ये फेल्यूर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल्यूर जो ज्यादा फेल्यूर फेस करता है ना, वो सक्सेस भी बहुत अच्छी तरीके से फेस करता है। सो हमको फेल्यूर तो चाहिए लाइफ में, लेकिन हमको सीखना चाहिए। वही गलती करते रहेंगे
तो फिर आप बहुत मूर्ख काम कर रहे हो। नेक्स्ट रीजन है ये लेजी, सीधा सीधा रीजन है, विदाउट हार्ड वर्क एक्सपेक्टिंग मिरेकल। ये सोचता है कि अरे कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे है, बस ना अभी तो मैंने 2 सीसी कर लिया, अभी हो जाएगा चमत्कार, क्या उठेगा करेगा, क्या प्रेजेंटेशन में देखने का है क्या जूम में, हाँ देखते हैं यार। फिर वो कभी कभी जूम ऑन करता है, साइड में जाके चाय कॉफी पी रहा है, फिर एंड में वापिस आता है, उसके अपलाइन को लगता है हाँ ये अटेंड कर रहा है, और ये खुद लेजी है। तो तू किसको उल्लू बना रहा है? अपलाइन को उल्लू बना रहा है? नहीं, तू अपने आप को उल्लू बना रहा है, क्योंकि तेरा जो गोल था वो मालूम नहीं तेरा गोल क्या है और तेरे को क्यों अचीव करना है, वो क्लैरिटी नहीं है। बहुत बार लोगों को क्या लगता है मालूम है क्या? एक चीज मैं आपको नया बताता हूँ, शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा। लेजी जो होता है ना, लेजी वो आदमी कहाँ से होता है? बहुत बार लोगों को लगता है कि वो फिजिकल उसमें लेजीनेस है, नहीं, वो मेंटल लेजीनेस चलता है। मेंटल मतलब वो उसको, मतलब मेरा अगर मुंबई की भाषा में बोलूं तो उसको कंटाला आता है, कंटाला, बोर होता है उसको, अरे करेंगे यार, अरे क्या उतना। अभी वो बहुत लोगों ने घर में एक रहेगा कि वो इतना दिन से घर पे है, तो एक उसका खुद का कबर्ड उसको सेट करना है, लगाना है, उसके बुक्स बराबर रखने, कपड़े करेंगे यार, सोचेंगे अभी कहाँ जाना है, देख ये मेंटल लेजीनेस है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1990 में जब ये ब्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी हुआ, माइंडसेट के ऊपर बहुत ज्यादा स्टडी हुआ, और तब ये जो रिसर्चर्स है, साइंटिस्ट लोग है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये जो लेजीनेस है ना, इट इज एक्चुअली अ डिसीज, ये एक बीमारी है, ये रोग है, रोग। तो आपको क्या लगता है ये आपका हैबिट या एटीट्यूड या नेचर है क्या? नेचर नहीं है, ये बीमारी है जो आप लेके घूम रहे हैं। सो इसके ऊपर काम करो आप। और लेजी अगर आप है, आपको लगता है कि आपका वो टाइम पीरियड में गोल अचीव होगा? नहीं होगा। तो इसके अपोजिट आपको हैबिट्स आपको लगानी चाहिए जो आपको बिजी करे। नेक्स्ट रीजन है फेलियर का, डजंट एस्टेब्लिश अ रिटेल बेस। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में अगर उसके पास एक रिटेल बेस नहीं है तो भी ये बंदा फेल होगा। मतलब क्या? टीम बनी है लेकिन खुद के पास कुछ कस्टमर भी होने चाहिए, थोड़े कस्टमर होने चाहिए, से 10 से 15 कस्टमर होने चाहिए जो आपके पास से रेगुलर बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट परचेस करेंगे। मैं अभी इन दिनों एक मौका मिला, ये इंट्रोस्पेक्शन का बहुत अच्छा मौका मिला हम लोगों को, और हमने तो ऐसा अभी सेटिंग कर दिया है कि पहले 8 दिन में ही 4-5-6 सीसी तो हमारी हो जाती है, जो 1+3 की सीसी होती है। तो रिटेल बेस, अच्छा जो नए लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे। देखो मैं हमेशा सिखाता हूँ मेरी टीम के लिए स्पेशली, कि आपका जो भी तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम वर्ड को आप चेंज करो प्रोजेक्ट के ऊपर, उसको प्रोजेक्ट बना लो कि आपका रिटेल कस्टमर नहीं है, ये अभी आपका प्रोजेक्ट है कि इसके ऊपर आपको काम करना है कि आपका कस्टमर कैसा बने। आपके पास 10 से 12 कस्टमर होने चाहिए जो रफली 4-5 हजार रुपए का एक एक बंदा आपसे प्रोडक्ट लेगा। और आपको एक अच्छा बात बताता हूं, आपका सबसे अच्छा कस्टमर कौन है मालूम है? जो आपकी हर बात सुन सकता है, आप जो बोलो वो सुन सकता है। वो कस्टमर अगर आपको उससे मिलना है तो अब ये प्रेजेंटेशन के बाद आप क्या करो, घर में जाओ, जहां कहीं भी मिरर है ना, मिरर आईना, उसके अंदर जाके देखो, आपको आपका वो कस्टमर दिखेगा, वो आपकी हर बात सुनेगा, उसको आप बहुत अच्छे से सिखा सकते हो, उसको सब बता सकते हो। सो आपका कस्टमर आप खुद है, और आपको कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करने ही चाहिए। अगर आप लंबी रेस के घोड़ा है ना, तो आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने चाहिए। फिर आप बोलेंगे सर वो मेरे को परवड़ता नहीं, वो मेरे को ऐसा ना मेरे को वैसा, तो आपकी सोच फिर वो है, छोटी सोच है। माफ करना मेरे शब्दों को, कोई भी बंदा गरीब या अमीर सिर्फ उसके सोच के ऊपर निर्भर रहता है। अभी आप ये फॉरएवर का अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ये नहीं बोल सकते कि मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, लेकिन शुरुआत में 2-3 हजार के तो करो, 4 हजार के तो करो। और वो भी नहीं कर सकते आप, तो फिर आप कैसे लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट ले लो, ये एलोवेरा जेल ले लो, ये बहुत अच्छा है, ये सोप ले लो, इसमें केमिकल नहीं है, इसमें ये शैम्पू वापरो, ये बहुत अच्छा है। अरे ये सब तो खुद को बोलना, ये इतना अच्छा है तो तू खुद क्यों नहीं वापरता है? और जब तू खुद नहीं वापरता है तो सामने वाला क्या तेरी बात सुनेगा? सो हमेशा प्रोडक्ट खुद यूज करनी चाहिए। अगर आप दिल से यूज करोगे ना, शुरुआत में तकलीफ आएगी, जब आपका इनकम कम है फॉरएवर से, तब आपको ये प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बता देता हूं मैं। प्राइसिंग देखो, जब प्रोडक्ट आपका इनकम कम है ना, तब आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग बहुत ऊंची लगती है, हाई लगती है।
जब आपका प्रोडक्ट इनकम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, बेटर हो जाता है, तो प्राइसिंग आपको बेटर लगती है। लेकिन इनकम हाई हो जाता है तो प्रोडक्ट आपको एकदम ही चीप लगते हैं, बहुत ही मामूली, और उससे भी ऊपर जाते हो जब आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करते हो आप, तो आपको प्रोडक्ट फ्री में होते हो। तो ये है ना, ये थोड़ा टाइम पीरियड की बात है दोस्तों। ये जो आपको महंगा लग रहा है ना, आपको क्वालिटी मालूम है उसकी, आपको वैल्यू मालूम है उसका, इसलिए आप इस बिजनेस में हो। तो अगर मालूम है तो आप खुद इस्तेमाल करो और एक 10 से 15 कस्टमर का बेस बना लो। अगर आपने ये बेस बना लिया, मैं बोलता हूँ रफली अमाउंट में मैं बताता हूँ आपको, जो अपना डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है उसका रफली 50,000 रुपए का बिलिंग आपका हो जाए, इतना कस्टमर अगर आपके पास है, आप फॉरएवर मजा करते रहेंगे। आप कभी भी स्ट्रेस में नहीं दिखोगे, कभी भी टेंशन में नहीं दिखोगे। मुझे माफ करना, लेकिन कुछ लोगों को हम देखते हैं मंथ एंड में इतने स्ट्रेस्ड और इतने टेंशन में रहते हैं ना कुछ लोग। क्यों? ये बेस नहीं बनाया उसने। और बेस क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसने वो गोल सेट नहीं किया, उसने वो पूछा नहीं, वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया, उसने वो खुद को सवाल नहीं किया जो 7 सवाल मैंने बताए कि व्हाट इज माय गोल से लेके व्हाई आई वांट टू अचीव दिस गोल। सो तो आप ये गलती मत करना। ये मैं खाली आपको इंप्रूव करने के लिए सब चीजें बता रहा हूँ और थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज में बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या है, आपने ये डायलॉग सुना होगा कि घी जो है ना, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है। सुना है आपने? अभी ये क्लासरूम में होता तो आप लोगों का रिएक्शन मुझे समझता कि घी जो है सीधी उंगली से नहीं निकलता है। मैं अभी आजकल मेरी टीम में सिखाता हूँ, वो जो एक डायलॉग है ना कि सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, और टेढ़ी उंगली से भी नहीं निकलता है। मैं तो बोलता हूँ आग लगानी चाहिए घी के डब्बे के नीचे, घी मेल्ट हो जाएगा, बराबर से निकलेगा। तो वो ये आग लगाने का चक्कर है। अभी कहाँ लगा रहा हूँ, जिसको चटके लग रहे वो इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन है डजंट वर्क देयर बिजनेस डेली। ये रीजन फॉर फेल्यूर है। आप ये एक बात पहला समझ लो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप आए हो, आपको आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपके बाल बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आपको इंसानियत के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये अगर आपने एक गोल बना लिया है, ये अगर आपने जिम्मा ले लिया है, तो आपको रोज काम करना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको साइमन डेविडसन का एग्जांपल दिया। इतना बड़ा चेक मिलने के बाद 2 दिन के बाद जब हम ऑफिस में आए तो किसी को लेके आए और ईमानदारी से मुंडी नीचे डाल के उसको बिजनेस समझा रहे थे सब, वो ही स्टाइल से। इसलिए वो वहां पे है जहां पे आज है। हमको ये सीखना चाहिए उनसे और उनके बहुत से। इससे मैं जब इंडिया में टॉप 5 में आया था, और एक किस्सा मेरे को याद है कि मैंने इंडिया में टॉप 5 में आया था मैं, और मेरे बाजू का जो शूट था, हम लोग मेरे हैदराबाद में थे, कौन सा होटल मुझे याद नहीं, आईटीसी का, और बाजू का रूम में सुनील गुप्ता थे। सुनील गुप्ता उस साल नंबर 1 आया था, उनको चेक 98 लाख रुपीज का चेक था, और लकीली मेरे बाजू का था, और मेरे करियर का ये दूसरा तीसरा ही साल था, और मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि हम साइमन डेविडसन को यहाँ देखते थे, मिलते थे, लेकिन सुनील गुप्ता को उतना चांस नहीं मिलता था। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मुझे इनसे पर्सनली बात करना है। मैं बार बार मेरा दरवाजा खोल के देखता था कि ये बाहर निकले, क्योंकि मेरा इतना हिम्मत नहीं होता था कि मैं उनका दरवाजा पे बेल बजा के उनको डिस्टर्ब करूं। सो थोड़ा टाइम के बाद मैंने देखा, एक 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सुनील गुप्ता हाफ पैंट पहन के, शॉर्ट्स पहन के उधर लॉबी में आके बैठे हैं। वो थोड़ा सा धूप आ रहा है उधर से, और कांच में से धूप आ रहा था, और उधर वो प्राणायाम जो भी कुछ कर रहे थे, योगा वोगा। तो मैं उधर बैठे रहा। तो जैसे फ्री हुए तो मैंने उनको बोला मेरा इंट्रोडक्शन, बोले हाँ हाँ। उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर मैंने पूछा सर आपका रूटीन क्या रहता है? उन्होंने बोला क्या रूटीन मतलब? मैं बोला नहीं, आपका जब आप ऑफिस टाइम में दिल्ली में रहते हो तो कैसा रूटीन? बोले सवेरे उठता हूँ, वॉक करता हूँ, योगा करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, और प्रोडक्ट गाड़ी में रखता हूँ, और जाके कस्टमर को डिलीवरी करता हूँ। उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशन करता हूँ, और फिर कॉलिंग करता हूँ। सवेरे एक बार कॉलिंग करता हूँ, शाम को एक बार कॉलिंग करता हूँ, और फिर कुछ सोशल वर्क करता हूँ। मैंने बोला यह प्रोडक्ट डिलीवरी और ये मीटिंग महीने में कितना दिन करते हो? और मेरे को बोलता कितना दिन से मतलब? मैंने बोला कितना, 2 दिन 4? नहीं, बोले रोज करता हूँ। आप समझ रहे हो? रोज करते हैं इसलिए वो वहां पे है। और हम में से कुछ उस्ताद लोग को मैं देखता हूँ जो अभी वहां के क्या उसके 10% जगह पे भी नहीं पहुंचे, लेकिन इसका प्रायोरिटी पे है ही नहीं है। इसके दूसरे काम है बहुत से। मैं पिक्चर देखना है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं अभी ये कोर्स कर। अरे जहां से तेरी लाइफ चेंज होने वाली है, तेरे बाल बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली है, तू इस धरती पे एक अच्छा अपना सिक्का जमा के जाने वाला हूँ, वो अवसर तेरे को मिला है, और तू उसको इतना कैजुअली ले रहा है, तो बिजनेस भी तेरे को कैजुअली लेगा। सो रोज काम करना है इसमें, रोज रोज लोगों से बात। और ये काम है ना, इसको काम मत समझो,
जब आप पैशन से करते हो ना, दिल से करते हो, तो ये काम कितने भी घंटे करो आपको मजा आता है। हमको कितने भी घंटे करो मजा आता है इसमें, आपको भी वो मजा आना चाहिए। मजा आएगा तो आप रोज करेंगे। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर ये एक है, ब्लेम्स द कंपनी, द प्रोडक्ट्स, द मार्केटिंग प्लान। इसको हमेशा है ना गलतियां निकालने में इंटरेस्ट है। अरे ये कंपनी बराबर नहीं, अरे ये प्रोडक्ट बराबर नहीं, ये एलोवेरा जेल है ना, ये प्लास्टिक का डब्बे में रखने का था, ये थैली में रखने का था, ये काय के लिए ये कोके में बनाया, ये 50 ml का क्यों नहीं बनाया, ये मार्केटिंग प्लान में ये ऐसा नहीं वैसा होना मांगता था। देखो एक बात ध्यान में रख लो, ये प्रूवन सिस्टम है, 42 ईयर्स हो गए, 160 देश में चल रहा है, और यही सिस्टम, यही प्रोडक्ट, यही मार्केटिंग प्लान पे साइमन डेविडसन बने, सुनील गुप्ता बने, सूर्या सिन्हा, जेन लीच, रॉल्फ किप, आप भी इसी से बनो। आपके लिए कोई अलग नहीं बनेगा। एक बार ये चीज आपने एक्सेप्ट कर ली, जो चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में शिकायत करने से क्या फायदा? आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप ये एक्सक्यूज मास्टर बोलते हैं उसको, आगे आऊंगा मैं, वो एक रीजन है। लेकिन ये इसको जब ये आपको वो डायलॉग मालूम है ना, घिसा पीटा डायलॉग, कि एक उंगली जब किसी को दिखाते हो तो 3 उंगली आपके पास पॉइंट करती रहती है, 3-4 उंगली। सो आप ये एक रीजन है आपका। अगर आप ये कर रहे हो तो बदल जाओ, बहुत जल्दी बदल जाओ। अगर आप हर चीज में दोष निकाल रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। आप देखो आजू बाजू में दुनिया बड़ी है, और कहानी की शुरुआत होगी सोच से। अगर आपकी सोच वो मिलेनियर वाली होगी, और आप पेशेंस रखा है आपने, और आपने वो सब कुछ दिया है। देखिए मिलेनियर की 4 क्वालिटी मैं हमेशा सिखाता हूं। पहली क्वालिटी है मिलेनियर टॉक अबाउट आइडिया। मिलेनियर्स जो होते हैं ना, वो चीजों के बारे में बात नहीं करते, वो कॉन्सेप्ट के बारे में, आइडिया के बारे में बात करते हैं। दूसरा, मिलेनियर एम्ब्रेस चेंज। मिलेनियर जो चेंज होता है ना, बदलाव आता है, उसको सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करता है, गले लगाता है। और यहाँ पे मिलेनियर से मेरा मतलब है जो करोड़पति है वो नहीं, जो सोच मिलेनियर की है वो। तीसरा एक रीजन है, मिलेनियर टेक कैलकुलेटेड रिस्क। और ये ऐसे मिलेनियर जो रहते हैं, तो ये मिलेनियर टॉक अबाउट आइडिया, मिलेनियर टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड मिलेनियर एम्ब्रेस चेंज। तो ये कुछ 3-4 उसके स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको आपके ध्यान में रखने, अगर आपको मिलेनियर बनना है और आपको ये फेलियर को सक्सेस में इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये आपके काम की चीज है। नेक्स्ट रीजन है, ये देखिए ऐसे बहुत लोग रहते हैं, मैं इसको अगर लिखा नहीं तो भी आपको समझ में आएगा, आप में से कुछ लोग ऐसे ही है जो आपकी स्क्रीन पे है। ये एक रीजन है फेलियर का। ये क्या है? कंप्लेंट्स टू मच एंड एक्ट्स लाइक एन इमेच्योर क्राई बेबी, अ नॉन प्रोड्यूसर। ये खाली कंप्लेंट ही करते रहता है, हर चीज में कंप्लेंट। ये तकलीफ, अभी ये लॉकडाउन आया सर, उसको फोन करो, अरे सर अभी आपको तो समझ रहा है ये लॉकडाउन है, किसको मैं बात करूं, किसको बोलूं, जिसको बात करता हूँ लोग भी वही करते हैं, लोग भी ना बोलते हैं, और कैसा मैं करूं, और ये ऐसा है ना वो ऐसा है, अभी बारिश भी चालू हुआ, अभी लोकल ट्रेन भी बंद है। ये खाली कंप्लेंट्स करते रहता है, और एक रोतड़ू बच्चा रहता है ना, रोतड़ू बच्चा वैसा रहता है। तो ये ऑब्वियसली ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये तो धरती का बोझ है, मैं तो बोलता हूँ। ये इसकी फैमिली के ऊपर कलंक है, माफ करना मेरे शब्दों पे। अगर आप ऐसा है, इमीडिएट चेंज लाओ आपके अंदर, इमीडिएट, आज से बदलाव लाओ। कंप्लेंट करके कुछ नहीं होगा। परिस्थितियां है ना, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाए, एडवर्सिटी, सेटबैक्स, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये क्या सिर्फ आपके साथ हो रहा है क्या? हर एक के साथ होता है ये एडवर्सिटी आती है, सेटबैक आता है, रिजेक्शंस आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आता है, घर में किसी की डेथ हो जाती है, प्रॉब्लम, तकलीफ है, परिस्थिति होती रहती है। आपकी मनस्थिति स्ट्रांग होनी चाहिए, मेंटल स्टेट जो है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और वो कब होगा? जब आपका लक्ष्य के ऊपर आपका ध्यान होगा, आपका जो गोल है उसके ऊपर अगर आपका ध्यान होगा तो आप वो सब अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट रीजन है, ऑलवेज गिव्स टू मेनी एक्सक्यूजेस। मैं करूंगा, लेकिन उसके पीछे यही है, ये अभी जरा मेरा ये होने दो ना, जरा मेरा मामा का शादी होने दो, फिर मैं काम करूंगा। अभी वो क्या मामा की शादी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा हमारा रीडेवलपमेंट का इधर काम चालू है, ये थोड़ा जरा रीडेवलपमेंट का होने दो। अरे तू क्या करने वाला है उसके अंदर रीडेवलपमेंट में? मामा की शादी मामा करेगा, तेरे को क्या करने का है? तू तेरा लाइफ देख, हिल रहा है तेरे पास अभी पैसे नहीं आएगा तो खाएगा क्या? ये सिचुएशन है। और तू अलग अलग एक्सक्यूज दे रहा है, अभी पानी बहुत गिर रहा है, अभी धूप बहुत है, अभी ठंडी बहुत है, अभी मेरा जूता नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जो है
उसको कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है ये, और ये खाली एक्सक्यूज मास्टर है। अगर आप ऐसे है एक्सक्यूज मास्टर तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो प्लीज इसके ऊपर काम करना, एक्सक्यूजेस देना बंद कर देना हमेशा। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर, ये कैरेक्टरिस्टिक वाले लोग होते हैं, इनको लगता है सब मालूम है मेरे को, एवरीथिंग, कुछ भी बोलो उसको हाँ मालूम है, रिजल्ट कुछ नहीं। ये अच्छा ये लोग का प्रॉब्लम क्या है, ये लोग के साथ बात करो ना आप, हाँ मालूम है, यहाँ से शुरुआत होती है उसकी, मालूम है, हाँ आगे आप उसको पूछो, फिर वो खत्म हो गया, अटक गया, लेकिन शुरुआत क्या मालूम है। क्या होता है जब आप मालूम है बात करते हैं ना, तो आप आपका दरवाजा बंद कर देते हो इंफॉर्मेशन को अंदर जाने का, सामने वाले का भी इंटरेस्ट चला जाता है। अच्छा अगर आप अभी आप एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो और आपने पहले से सोचा रीजन फॉर फेलियर मालूम है, खत्म, अंदर कुछ घुसेगा ही नहीं अभी आपके आगे। ब्रेन बहुत अलग काम करता है, ये अलग है, ब्रेन बहुत ही अलग है, और ब्रेन के ऊपर ज्यादा अगर स्टडी भी करेंगे ना बहुत ज्यादा, तो कभी कभी ये पागल कर देता है, हम लोग के जैसे की हालत हो जाती है, कभी कभी नींद नहीं आता है, आप इतना मत करना, लेकिन ये ऐसे काम करता है, बहुत विचित्र काम करता है, ये पैटर्न में काम करता है अपना ब्रेन। सो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है, मालूम हो बहुत बार कुछ लोग इनोसेंटली बोलते हैं ये इनका हैबिट हो गया, आप उसको बात करो, एक जनरल बात करो कुछ भी, उधर डोनाल्ड ट्रंप का है, आपने डोनाल्ड ट्रंप खाली मुंह से निकाला नहीं, इसका आया मालूम है, आगे इसको कुछ मैं क्या बोलने वाला वो भी मालूम नहीं इसको, लेकिन उसने मालूम है बोल के वो सारे दरवाजे बंद किए। अब ये इनोसेंटली हो गया, बाय डिफॉल्ट हो गया इसका। उसको आप ये बताओ कुछ भी इल्यूमिनेटिंग जेल का ऐसा, आप इल्यूमिनेटिंग जेल पूरा वर्ड नहीं बोल रहे, इसने बोल दिया मालूम है, तो आपका भी इंटरेस्ट चला गया और उसका तो दरवाजा बंद ही हो गया, वो कभी सीख भी नहीं पा रहा है। अच्छा तेरे को मालूम है तो तेरा सीसी क्यों नहीं दिखता है? चल तू बहुत बड़ा चेयरमैन बोनस नहीं ले रहा है, लेकिन तू 50-60 हजार तो कमा कम से कम, जो लल्लूपन जो लोग कमाते 50-60 हजार, वो क्यों नहीं कमा रहा है तू? क्योंकि यहाँ ये तो नहीं तू कर रहा है, हर चीज को मालूम है कैटेगरी में ले रहा है। सो अगर आप ऐसे है तो इसको पर्याय क्या है, इसको ऑप्शन क्या है? आप अगर बहुत लोगों को ये जाता नहीं बाय डिफॉल्ट, मालूम है हैबिट हो गई ना, तो उसको ये बोलना चाहिए, मालूम है के बजाय मैंने सुना है लेकिन मुझे डिटेल मालूम नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई आपका मेंटोर इल्यूमिनेटिंग जेल या एमपीडी या मार्केटिंग प्लान के कुछ फीचर्स या कोई नया कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है, आपने सुना हुआ होता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? मालूम है बोलते तो क्या होता है, आपका दरवाजा बंद हो जाता है अंदर इंफॉर्मेशन घुसने का, और वो जो बता रहा था बेचारा तेरे फायदे के लिए, वो भी बोलता मरने दो इसको, मालूम है तो काहे को मेरा टाइम वेस्ट करो। इसके बजाय अभी आपको चेंज करना है, एकदम वो जाएगा नहीं, वो एकदम सिस्टम में बैठ गया आपके, तो आपको क्या बोलना है? मैंने सुना है इसके बारे में लेकिन मुझे मालूम नहीं। यहाँ पे आपकी नम्रता दिखती है, यहाँ पे आपको आपका एटीट्यूड ये दिखता है कि हाँ ये सीखने के लिए तैयार है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाता है कि हाँ भैया ये कुछ नया कुछ सीखने के लिए तैयार है, और फिर धीरे धीरे आपको मालूम होता है। हमेशा स्टूडेंट बन के जियो जिंदगी में। अगर आप विद्यार्थी बन के जियोगे ना, कब आप मास्टर बनोगे आपको पता नहीं चलेगा। तो कोई भी ऐसा आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मेरे को सब मालूम है, क्योंकि बहुत दुनिया में ऐसी चीज है जो हमको मालूम नहीं है। सो हमेशा हमको एटीट्यूड ये होना चाहिए, मैंने सुना है, अगर आपने सुना है तो सुना है, लेकिन ज्यादा मालूम है, क्योंकि एक एक चीज के ऊपर इतना इंफॉर्मेशन है तो ये अगर आपका है एक स्टाइल वर्किंग, तो चेंज कर दो। नेक्स्ट रीजन है, ये है हमेशा डायमंड ढूंढना। खुद डायमंड बनने की बजाय ये कैटेगरी मैंने देखी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, मतलब ये आपके डाउनलाइन ऐसे रहते हैं ना, ये आपको बोलेंगे, अगर आप अपलाइन हो तो आपका डाउनलाइन बोलेगा सर वो जो है ना वो एक बार आ गया ना अपनी टीम में, फिर देखो उसके नीचे कैसी लाइन लगती है। मैं 13 साल हो गए, टचवुड आपको बोलता हूँ, वो वाला आदमी आज तक आया ही नहीं है हमारी कंपनी में। वो खाली एक बार आना चाहिए, वो उसके लिए पूरी जान लगा डालता है। अरे भैया तू बनना वो आदमी, उसके बजाय वो डायमंड ढूंढने से बजाय तो खुद अगर डायमंड बनेगा तो तू तेरा बहुत अच्छा हो जाएगा। सो ये गलती मत करना। और अगर आप लोग अपलाइन एज अपलाइन सुन रहे हो और आपकी टीम में भी अगर कोई है, तो वो खाली झांसा है, उसके चक्कर में मत रहना। बहुत बार क्या होता है कि एक किसी ने किसी को रिक्रूट किया है, 2 सीसी तो वन शॉट कर लेता है बहुत सारे लोग, और फिर वो लोग अपलाइन बन के घूमते हैं। एक्चुअली अपलाइन बनना और मेंटोर बनना
और ये कोई खेल नहीं है, लेकिन वो बनता है। अभी वो बाय डिफॉल्ट अपलाइन बनता है, उसको वो अपलाइन के सारे रूल, वो अपलाइन जब एक बन गया है, अब उसको इतने साल क्या कर रहा था, वो किसी के नेटवर्क का हिस्सा था, वो किसी के ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, दूसरे दूसरे टाटा बिरला अंबानी वगैरह के नेटवर्क का हिस्सा था। अभी यहाँ पे वो खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहा है। तो खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहा है तो उसको अपना कंपनी का सीईओ, वो है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसको संतोष नायर दूसरा क्या बोलता है मालूम है सीईओ को? वो बोलता है चीफ एनर्जी ऑपरेटर। तो आपके टीम में एनर्जी ऑपरेट करने का काम भी आपको करना है। तो आपको आपके बिजनेस के बारे में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको मालूम होनी चाहिए। आपको हर एक वो चीज मालूम होनी चाहिए जो आपके बिजनेस में क्या क्या होता है। वो जब आएगा तब आप आपके टीम में बताओ। तो ये बहुत बार जो आपके टीम में भले ये नया पुराना जो भी अपलाइन है और उसका कोई डाउनलाइन उसको बोलता है सर एक बार वो आएगा ना, फिर देखो बेचारा सर भी वो लालच में काम धंधे छोड़ के वो आदमी के चक्कर में पड़ा है। और वो जो रहता है ना, वो है ही नहीं इस दुनिया में, वो कभी का ऊपर गया है। और ये दोनों मिलके उसको ढूंढते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। सो माय सजेशन इज, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एनी डायमंड, आप खुद बनो डायमंड। कैसे बनना है उसके, ये एक रीजन है जिसकी मैंने ऑलरेडी बात की। नो लर्निंग एटीट्यूड, बहुत बार लोग रहते हैं ये दरवाजा बंद करके बैठे हैं, वो उसको मालूम है वाले कैटेगरी है। सीखना नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, बहुत बड़ा है। और ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अगर कोई बोलता है ना मालूम है, तो वो मूर्ख है। ये इतना बड़ा समंदर है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अच्छे अच्छे लोगों को अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। सीख ही रहे लोग, 20-20, 30-30 साल से है, वो लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतना बड़ा महासागर है, विशाल महासागर है। अगर आप ऐसे है तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर, ये एक जबरदस्त आपकी हार का रीजन है। ओनली इंटरेस्टेड इन पर्सनल प्रॉफिट्स, डजंट केयर अबाउट द नीड्स ऑफ हिज कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये सिर्फ अपना पर्सनल फायदा सोचता है, मेरे को कैसा 20% मिलेगा, मैं एक बार एएस बन जाऊं तो मेरे को कैसा मिलेगा, बस इसके बारे में ये हमेशा सोचते रहता है। और इसको फिर वो मिलता ही नहीं। इसके मुंह से ना ऐसा किसी को लाता है ना, मैं देखता हूँ ऑफिस में कभी कभी, वो एक बंदा अगर उसका डायरेक्ट और प्रोडक्ट ले रहा है तो खाली इसका पानी टपकने का बाकी है, इतना उसका ये लाचार हुआ है। तो ये कभी भी नहीं सक्सेसफुल होगा अगर ऐसा आपका एटीट्यूड है। देखो हमको पैसा चाहिए क्या? चाहिए। वट के साथ चाहिए क्या? चाहिए। पैसा कमाने का अधिकार है क्या? अधिकार है। लेकिन आप एक समझ लो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिख के रखा है। रॉबर्ट कियोसाकी बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग मनी, इट इज अबाउट हेल्पिंग पीपल टू हेल्प अदर सो दैट दे विल गेट मनी एंड यू विल बी फाइनेंशियली फ्री। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये खाली पैसा कमाने की मशीन नहीं है, ये काम है लोगों को मदद करना ताकि वो लोग पैसा कमाएं और फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो। और एक बात मैं जो हमेशा मेरे प्रेजेंटेशन के एंड में बोलता हूँ, यहीं पे बोल डालता हूं मैं, कि देखिए हम लोग है ना ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य प्राणी है, हम प्राणी सृष्टि का हिस्सा है। तो बाकी के जितने प्राणी है और मनुष्य है उसमें एक फंडामेंटल मूलभूत फर्क है, एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस क्या है? ये बाकी के जितने भी प्राणी है ना मनुष्य को छोड़ के, वो प्राणी सिर्फ अपने वो प्राणी अपने जो इमीडिएट मेंबर्स है ना, फैमिली मेंबर, उनके ही बारे में, उनको कैसा फूड मिलेगा, वो कैसे सर्वाइव होंगे और उनको कैसा शेल्टर मिलेगा, सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं। कौन? बाकी के प्राणी। अगर इंसान होने के बावजूद आपने भी सिर्फ ऐसा ही सोचा कि मैं और मेरी फैमिली को ही कैसा मिलेगा, यहां तक कि आपकी सोच रखी, तो आपका इंसान होने का मतलब क्या रहा? आपको ऊपर वाले ने इतना मेहनत से इंसान बनाया, क्या फायदा रहा? मॉरल मेरा ये है कि देखिए हमको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा मौका मिला है जहां पे हम पहले तो आप आपका पैर मजबूत करो, पहले तो आप पैसा कमा लो, स्ट्रांग बनो फाइनेंशियली, आपके फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करो, लेकिन यहाँ पे मत रुको। उसके बाद आपका एक कर्तव्य है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे संपर्क में दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनको हमारे साथ की जरूरत है, जिनके हमारे सपोर्ट की जरूरत है, जो संघर्ष की जिंदगी जी रहे हैं, जो तकलीफ की जिंदगी जी रहे हैं, उन तमाम लोगों को हेल्प करना ये आपका फर्ज है। अगर आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझा है तो आपको वो भी अदा करना है। अच्छा, अगर आप पहले दिन से सिर्फ मैं करते बैठेंगे ना, तो आप वो इंसान होने का जो बहुत बड़ा जो आपका कॉज है ना जीने का, वही आप खो डालेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये एक रीजन है फेलियर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन।
नेक्स्ट रीजन, ये एक नॉर्मल रीजन है लेकिन इसको बहुत लोग हल्के में लेते हैं, डजंट रिटर्न कॉल्स प्रॉम्प्टली। मतलब किसी का कॉल आया, उसके कस्टमर का आया, क्लाइंट का आया, अपलाइन का आया, मेंटोर का आया, किसी का भी आया, तो कुछ लोग ऐसे देखते हैं तो कुछ रीजन से मिस भी हुआ, वो सामने कॉल नहीं करते, कॉल बैक। आपको लगता है बहुत छोटी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरा आपका कल्चर इसके अंदर ध्वनित होता है, प्रतिबिंबित होता है, रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप ये छोटी सी गलती कर रहे हो तो कॉल करना चाहिए। आपको लगता है उसने किया था ना, करेगा वो, तो जब आप भी कॉल करते हो तो आपके साथ भी वही होता है फिर। सो हमेशा किसी को भी, ये एक प्रकार का वचन है, अगर किसी का कॉल है, कॉल करो ना। और बहुत बार लोग बोलते हैं नहीं मैंने देखा नहीं। आपको मिलते हैं ऐसे लोग, आपने उसको कॉल किया था, उठाता नहीं गधा, पहली बार कुछ भी रीजन से उठाता नहीं, सामने से कॉल भी नहीं करता है, तो मेरे जैसा ऐसा एकदम जो थोड़ा ब्लंट आदमी रहता है, मैं मुंह पे बोलता हूँ क्या रे तूने कॉल नहीं किया। गधा क्या बोलता है, मैंने देखा नहीं। क्या आप इसको बिलीव करोगे इस बात पे? आज के तारीख में कोई आदमी है ना, अभी यहाँ पे बहुत से लेडीज होगी तो मैं कुछ शब्द नहीं इस्तेमाल करता हूँ, पैंट पहनना भूल जाएगा लेकिन वो मोबाइल देखना भूलता नहीं। वो दिन में 500 बार मोबाइल देखता है। अगर वो सोता है तो भी बाजू में रखते बहुत से लोग, रात को उसको नींद नहीं आती तो उठ के देखता है कोई किसी का मैसेज तो नहीं आया, कोई व्हाट्सएप तो नहीं आया। और ये अगर वो बोलता है कि मेरे को समझा नहीं या मेरे को देखा नहीं, तो वो सीधा सीधा झूठ बोल रहा है। और ये झूठ है ना, ये आपको वहां पे नहीं लेके जाएगा जहां जाने का आपको एक्चुअली हक है। सो इसको हल्के में मत लेना। ये एक रीजन है, डजंट फॉलो अप ऑन प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर। फॉलो अप नहीं है प्रोस्पेक्ट के प्रति या कस्टमर के प्रति, उसको सामने से कॉल करो, उसको पूछो उसको क्या जरूरत है। अभी ये जो फॉलो अप इटसेल्फ इज अ वेरी बिग, वेरी ह्यूज टॉपिक। आपको एक बात बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में 4 चीजें होती है, 4 कॉमन चीजें। सबसे पहली चीज होती है लिस्ट बनाना। बहुत लोग यही नहीं करते, लिस्ट नहीं है, उसको लगता है हाँ करेगा रे, उसमें क्या है लिस्ट बना के क्या। लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, एक दिमाग में लिस्ट होनी चाहिए, एक बुक में लिस्ट होनी चाहिए, पेपर में लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट के बाद दूसरी स्टेप होती है कॉन्टैक्ट एंड इन्विटेशन। मैंने बताया वो जो स्किल एक्वायर करनी है, अगर आपने ये इन्विटेशन की कला इसको हासिल कर लिया तो आप जीत गए। सो सेकेंड स्टेज है कॉन्टैक्ट इन्विटेशन, थर्ड है प्लान प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, और चौथा है फॉलो अप। ऐसा बोलते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो अभ्यासक है, उनका मानना यह है कि लिस्ट, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन, प्लान प्रेजेंटेशन एंड फॉलो अप, ये 4 कैटेगरीज अगर 100% की है तो ये 3 जो है ना, लिस्ट, कॉन्टैक्ट इन्विटेशन एंड प्लान प्रेजेंटेशन, इसका इंपॉर्टेंस है आपके सक्सेस में 25% और अकेले फॉलो अप का है 75%। फॉलो अप अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी देखेंगे उसको कैसा करने का क्या है, लेकिन आप सीखो, फॉलो अप सीखो। फॉलो अप पहला हमको करना है अपने खुद से, आपके लक्ष्य से फॉलो अप करना है। बहुत बार लोगों को लगता है फॉलो अप मतलब पीछा करो, वो आदमी का पीछा करो, उसको इरिटेट करो, उसको हैरान कर दो, और ऐसा लोग उसका मतलब न समझने की वजह से आपके क्लाइंट को, आपके प्रोस्पेक्ट को, आपके डाउनलाइन को हैरान करते हैं कि वो बेचारे छोड़ के जाते हैं। तो आपने बराबर से समझा नहीं, आपने सीखा नहीं। तो आपका जो गोल था, जो शुरुआत में मैंने बताया कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से लोगों के साथ, कौन से ग्रुप्स के साथ, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको एसोसिएट होना है, ये भी ध्यान से देखना है। आप में से बहुत सारे लोग शायद स्क्रीनशॉट लेते होंगे, बहुत सारे लोग ये लिख के रखते होंगे। अगर आपने लिखा तो ये बहुत काम में आएगा। और एक रीजन है, ये बहुत ही मुझे इसका गुस्सा आता है, ये लोग फेल इसलिए होते हैं कि उसको लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिसेंसी है। बहुत बार लोग है ना, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को या ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग को इतना वो हल्के में लेते हैं, उसको लगता है कि ये क्या बिजनेस है, ये ऐसा गए गुजरे का बिजनेस है। भाई साहब, बहुत गलत फहमी में आप देखना, WFDSA की वेबसाइट पे जाना, ये प्रेजेंटेशन के बाद इमीडिएटली WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और 3 घंटे का मिनिमम टाइम देना, और आपको ये जो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, उसकी भव्यता आपको समझ में आएगी। वो वेबसाइट पे जाओगे तो आपको आंकड़े चौंका देंगे। $190 बिलियन का टर्नओवर कर रही है ये इंडस्ट्री ऑलरेडी। $190 बिलियन रुपीज में कन्वर्ट करो अगर आप 75 रुपए से, तो ये 14.25 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। ये इंडस्ट्री ऑलरेडी 14 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है, और बहुत तेजी से, बहुत हाई स्पीड से ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। ये इंडस्ट्री में आज के तारीख में, स्पेशली लॉकडाउन में,
अच्छे अच्छे बाग, सो कॉल्ड अच्छे अच्छे, जो अपने आप को डेढ़ शाने समझते थे, वो सब लोग इसमें आ रहे हैं। अभी मजबूरी है उनकी, हमारी मजबूरी नहीं, हम लोग मजबूती से इसके अंदर बैठे हुए। सो ये इंडस्ट्री, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी जो आपको साल का करोड़ों रुपया कमाने का मौका दे रही है, जो आपकी जिंदगी में इरिवर्सिबल चेंज लाने वाली है, जो आपके साथ जुड़ने वाले तमाम लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली है, उसको आप इतना हल्का लेते हो। मतलब क्या बोलूं इसको मैं, शर्म आनी चाहिए अगर हल्का ले रहे तो। ये बहुत जायंट, बहुत ह्यूज, बहुत भव्य, बहुत रिस्पेक्टेड कंपनी है। 42 ईयर्स हो गए इसमें, और अभी देखना ये अभी बहुत सी यूनिवर्सिटीज में ये एमबीए सिखाने का चालू किया है नेटवर्क मार्केटिंग पे। 2-4 साल रुकना और फिर देखना कौन से लोग आते हैं बाहर निकल के, जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट एमबीए हुए, नेटवर्क मार्केटिंग से एमबीए हुए लोग आएंगे और इंडिया में सबसे अच्छी कंपनी ढूंढेंगे। और आपको क्या लगता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अलावा उनके पास कोई चॉइस है? इंडिया में छोड़ो, वर्ल्ड वाइड देखो, बेस्ट कंपनी है। आपको ये मालूम होना चाहिए, अंदर तक इमोशनली अटैच होने चाहिए। जब आप पैशनेटली ऐसा करेंगे, इमोशनली सोचेंगे, इंटेलेक्चुअली बाकी का चीज आएगी, आती रहेगी, धीरे धीरे मैकेनिकल चीजें आती रहेगी। नेक्स्ट रीजन फॉर फेल्यूर है डजंट बिलीव इन और यूज द प्रोडक्ट्स जस्ट इन इट फॉर मनी। इसको है ना प्रोडक्ट के अंदर विश्वास ही नहीं, इसको तो खुद पे ही विश्वास नहीं। प्रॉब्लम ये है, ना इसको अपलाइन पे विश्वास है, ना कंपनी पे विश्वास है। ये बोलता है खाली पैसा आना चाहिए। देखिए पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, मेरे को थोड़ा गलत मत समझना। आप बोलेंगे क्या मेरे को पैसा नहीं चाहिए? चाहिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा सिर्फ पैसा है आपके पास। मान लो आप लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे हैं, आपके पास फोन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आप घर के अंदर बाहर से लॉक किया है, और आपके पास 10 करोड़ रुपया है, क्या करेंगे? वो खाएंगे क्या आप? खाना चाहिए ना आपको, बाकी का चीज चाहिए ना, वो लाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन जाने कोई रास्ता नहीं तो क्या करेगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसा मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी का एक सेंटेंस दिखाया, बताया अभी, एक से कोट आपको जिग जिगलर का भी एक बता देता हूं, मुझे याद आ गया। जिग जिगलर बोलता है कि हेल्प इनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ, यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपके साथ जुड़े हुए लोगों को क्या चाहिए दिलाने में आप हेल्प करो। आपको क्या चाहिए अपने आप मिलते जाएगा। यहाँ पे इसका ये है कि आपको विश्वास करना चाहिए, और ये खाली विश्वास जो है ना, ये प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये तो एक रीजन है ही इसका फेल्योर का, लेकिन इसको किसी भी चीज पे विश्वास नहीं है। ये आदमी है ना, डाउटफुल आदमी है, डाउटिंग नेटवर्कर इसको बोलते हैं, डाउटिंग नेटवर्कर। हर चीज में इसको डाउट, हर चीज में डाउट। अरे उसके भले की भी बात कोई बोल रहा है तो भी डाउट। ये प्रोडक्ट सचमुच काम, मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं अपने ऑफिस में अनफॉर्चुनेटली, और मैं थोड़ा ब्लंट आदमी हूं तो बोल डालता हूँ, तो कुछ लोग वहां पे लेके आते हैं, लोग प्रोडक्ट भी ले रहा है वो, लेकिन इसको खुद को बिलीफ नहीं अभी तक। वो उसके अपलाइन को बता रहा है, भाई तू बता, फिर मेरे को कुछ झंझट नहीं चाहिए। झंझट? अरे ये प्रोडक्ट उसकी जिंदगी बदलने वाले है, उसका इतना साल का तकलीफ का सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट है, और ये आदमी का एटीट्यूड है कि झंझट समझ रहा है। क्यों समझ रहा है? क्योंकि इसको बिलीफ नहीं। तो अगर आप ऐसे हैं तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो आपको बिलीफ होना चाहिए प्रोडक्ट पे, कंपनी पे, खाली पैसा अपने आप आते रहेगा। सो ये अगर आप ये कैटेगरी के हैं तो देखिए आप। नेक्स्ट रीजन है सफल लोगों के बजाय नकारात्मक लोगों के साथ रहता है, जिससे तो सावधान रहे। कुछ लोग है अपने यहाँ पे, ये टोली बना के रहते, गैंग ऑफ वासेपुर बोलू क्या? नहीं, वासेपुर नहीं, ये गैंग ऑफ नेगेटिविटी। ये 4-5 सड़े हुए दिमाग के लोग, वो लोग हमेशा नेगेटिव ही बात करते हैं, और फिर उनकी गैंग में जाके जो आदमी भले पॉजिटिव है बेचारा, लेकिन वो उधर वो लोग की बात सुन के वो नेगेटिव हो जाता है। बिवेयर, सावध रहे। अगर आपका अपलाइन भी नेगेटिव बात कर रहा है ना, भले उसने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया, बिजनेस दिखाया, थैंक यू वेरी मच बोलो, और उसका ऊपर कौन है उसके साथ आप हैंग आउट करो, उसके साथ ज्यादा टाइम मत रहो। आप आपके पैर पे एक बड़ा पत्थर मार रहे हो, कुल्हाड़ी मार रहे हो। नेगेटिव बात करने वाले लोगों के साथ रहना ही नहीं। हमारी जिंदगी में क्या कम नेगेटिविटी है? तो और हम ये सब नेगेटिव सुनते रहे, ये प्रॉब्लम सुनते रहे। जितने भी सफल लोग होते हैं ना, जो सक्सेसफुल होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, मिलेनियर, मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ मिलेनियर, और मिलेनियर का मेरा मकसद है जो मेंटली मिलेनियर है, वो कोई भी चैलेंज आएगा ना, कोई भी तकलीफ आएगी ना, उसके अंदर क्या मौका है, क्या अवसर है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें विश्वास करते हैं। तकलीफें कभी भी खत्म नहीं होगी। आपको लगता है ये कोरोना आया,
कोविड आया, जो भी है, मैनमेड है मैनमेड नहीं है व्हाटएवर, उसमें अपने घुसना नहीं है। ये क्या लास्ट वायरस था क्या? इसके बाद भी कुछ ना कुछ आएगा, इसके बाद और कुछ आएगा, इसके बाद और कुछ आएगा। तकलीफें खत्म होने वाली नहीं है, चैलेंजेस खत्म होने वाले नहीं है। हमको हमको खाली उसमें ये देखना है मेरे लिए क्या है उसमें। अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में हमने देख लिया, हमारे लिए जूम ऐप आ गया, हमने देख लिया कि हम इस तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। मैंने खुद इन दिनों अराउंड 100 प्रेजेंटेशन किए। मैंने मेरी टीम को बांध ली, मुझे एक मौका मिला और मेरा चेक को मैंने बहुत अच्छा कर दिया। ये मेरे फायदे, मैं देखता हूं इसमें क्या है। मैं तो बहुत छोटा खिलाड़ी हूं इस कंपनी का, बड़े बड़े जायंट है इसमें जो लॉकडाउन में 2 लाख 5 लाख 10 लाख के ऊपर पहुंच गए, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड। तो ये हमको मौका मिला। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये हम सोचते थे ये 5 साल के बाद आएगी, 10 साल के बाद आ गई, ये फोर्सफुली आ गई। अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि इसके साथ अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आपको भी ये देखना है कि बजाय ये नकारात्मक लोगों के, आपके साथ में पॉसिबिलिटी थिंकर कौन है, वो उनके साथ आप रहिए। नेक्स्ट रीजन फॉर फेल्यूर है डजंट प्लान टू सक्सीड, प्लान टू फेल। इसके पास कोई योजना ही नहीं है सफल होने की, और सफल होने की अगर योजना नहीं है तो फिर ये कैसे सफल होगा। आपके पास एक प्लान होना चाहिए सक्सेसफुल होने का। मैंने बताया मिलेनियर टॉक अबाउट आइडिया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज द बेस्ट आइडिया। सो आपके पास प्लान होना चाहिए। क्या प्लान है आपके पास? और प्लान ऐसा होना चाहिए, आपको मालूम है ये प्लान का शब्द मेरे को याद आ गया। प्लान में मतलब ये तो एक योजना बोल के मैं बोल रहा हूँ, आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है वो प्लान। लेकिन एक दूसरा एक प्लान रहता है जो बोलते हैं ना लोग, ये नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास कौन सा प्लान है, जनरेशन प्लान है, बाइनरी प्लान है, ये प्लान है, फलाना प्लान है, ढिंगना प्लान है, कौन सा प्लान है? मैं बोलता हूं सबसे अच्छा प्लान कौन सा मालूम है? जो दिखाया जाए, जो शो किया जाए, जो प्रेजेंट किया जाए। सो प्लान से मुझे वो याद आ गया, मैंने वो भी आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे मेरा प्लान का मतलब है आपके पास आपके सक्सेस की एक योजना चाहिए। आप आपके मेंटोर के साथ बैठो, इसको बोलो मुझे एक सक्सेसफुल होना है सर, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। दूसरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा? मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, मैं टाइम दूंगा। अभी बहुत बार लोग क्या है, उसको उसने फॉर्म भरा, 2 सीसी कर लिया, आप अपलाइन भी बोलता है मरने दो ना, 2 सीसी के आगे का आगे। लेकिन उसके साथ डिस्कस करना है कि भैया तू कितना टाइम देगा। पहला क्वेश्चन, तेरे को अगर जिंदगी में ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी चाहिए, टाइम कितना देगा तू? 2 घंटा 3 घंटा? और मैं बताता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जो ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, व्हाटएवर, 2 घंटे भी इनफ है शुरुआत में आपके। 2 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली देते हैं रोज, फिर तूफान आए, वो निसर्ग स्टॉर्म आए, क्या और कुछ कोरोना आए, क्या और कुछ आए, 2 घंटा अपना रूल इज रूल हैबिट बना डालने का। सो 2 घंटा अगर आप रोज देते हो तो आप पक्का सक्सेसफुल होते हो। तो आपके मेंटोर के साथ बैठो कि सर मैं 2 घंटा 3 घंटा देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बताओ कैसा करने का, क्या प्लानिंग अपन करते हैं। तो प्लान बनाओ, और मेरा सजेशन है प्लान बनाओ अगले 5 साल का, और उसको फिर थोड़ा सा वो करो, माइलस्टोन में डिवाइड कर दो। ये साल में हम क्या करेंगे, अगले साल में हम क्या करेंगे। सीरियस ले लो, मेरा कहने का मतलब है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज अ सीरियस बिजनेस, इट इज नॉट अ टाइम पास बिजनेस। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर, अफवाहों पर यकीन करना, बिलीव्स इन रूमर्स, डजंट चेक द फैक्ट। ये लोग तथ्यों की जांच नहीं करते, उड़ती उड़ती बात आती है ना, उसका कोई ये नहीं है और ये लेके चलते हैं। इसमें अभी फॉरएवर से भी रिलेटेड बातें हैं, और दूसरे भी लोग ऐसे बाजार में यहाँ वहां जो चलता है, इसको कुछ मालूम नहीं रहता है बेचारे को। कुछ तो आया और इसने अपना मसाला डाल के फॉरवर्ड किया। कितने लोग मसाला भी नहीं डालते हैं, वैसा का वैसा फॉरवर्ड करते हैं। मतलब वो चीज ऐसे रहती है जिसका ना सर है, ना पैर है, ना आगा है, ना पीछा है, कुछ मालूम नहीं इसको। अच्छा, इसको कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन ये फालतू में बेचते रहता है। इसमें इसका टाइम कितना वेस्ट होता है, इसके दिमाग में एक कितनी नेगेटिविटी चलती है। अभी हमारे बीच में एक दोस्त है, शायद यहाँ पे सुन रहे हैं, उनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, मुझे मालूम नहीं, मोस्टली 100% सुन रहे होंगे। उनका अभी मैंने थोड़ा दिन पहले ब्रेन वॉश किया फोन करके। वो एक चक्कर में घुस गए थे ऐसे फालतू में, कोई लेना देना नहीं हमारा। और अभी मैं उनको देख रहा हूँ, उन्होंने फॉरएवर पे फोकस किया है। मेरे टीम के नहीं है, लेकिन है, तो ये हमारा फर्ज है। मैंने बताया कि हमको अगर समझ में आ रहा है ये गलत कर रहा है, इसके जिंदगी के लिए ये प्रॉब्लम है, इसकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है, और मुझे दिख रहा है, तो मेरा फर्ज है, भले वो मेरे टीम का नहीं है और मेरा फर्ज है, मैंने उसको फोन करके, मैं इससे रहा नहीं गया, मैंने उसको फोन किया, उसका बाद में मुझे थैंक्स सब आ गया मैसेज। बट कहने का मतलब ये है आपको कि फैक्ट चेक करो। आपको आपका अपलाइन को पूछो, उसको नहीं मालूम है तो उसका अपलाइन को पूछो, कंपनी में फोन करो, चेक कर लो, मेल कर लो। अभी तो ये अपने नए कंट्री सेल्स मैनेजर
ये अवेलेबल रहते तो उनको मेल करो, आप कंपनी में मेल करो, चेक कर लो। अगर आपको पूरा मालूम नहीं है तो खाली पूरी मत छोड़ो, अगर मैं मुंबई की भाषा में बोलूं तो। ये क्या करता है, ये जो ऐसी कोई फालतू की बातें, बेमतलब की बातें जिसका कोई लेना देना नहीं है और उसकी ग्रोथ से भी कोई लेना देना नहीं है, इनफैक्ट वो चीज उसको तकलीफ देने वाली है, वो चीज उसको पीछे घसीटने वाली है, वो उसमें विश्वास करके सिर्फ विश्वास नहीं करता है, वो आगे गॉसिपिंग करते रहता है। वो आगे, अरे तेरे को समझा क्या, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। और मैं देखता हूँ लीडर लोग भी है, सीनियर मैनेजर भी है, शोरिंग मैनेजर भी है, बोलो, ये लोग भी बिना चेक किए ऐसे पूरी छोड़ते हैं, जो उसको मालूम ही नहीं, और नीचे का डाउन लाइन, क्रॉस लाइन का करियर बर्बाद कर देते हैं। सो ऐसे इससे बचे रहे, आप ये गलती मत करना। नेक्स्ट रीजन फॉर फेलियर, ये लास्ट रीजन है, टेक्स नो पर्सनली। अगर आपको कोई ना बोलता है ना, तो वो ना का मतलब है नॉट नाउ, अभी नहीं। अगर आपने किसी को बिजनेस प्रेजेंट किया, अगर आपने किसी को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट दिखाए और वो नहीं ले रहा है ना, तो इसका नहीं को पर्सनली नहीं लेना है। नहीं का मतलब है अभी नहीं, ये ध्यान में रखिए। अगर किसी ने नहीं बोला ना, तो उसका मतलब है अभी नहीं। अभी नहीं मतलब वो तू एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रीजन दे तो मैं करता हूं। तो हाँ बोलने के लिए मेरे को कोई रीजन देना, और आपको कुछ ना कुछ तकलीफें, कुछ ना कुछ चैलेंजेस, कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस लोग देते ही रहेंगे। मैंने आपको बताया 73% ऑफ ऑल जेन्युइन बायर्स जो है वो लोग, ये आपको कोई भी हाँ करने से पहले, कोई भी चीज परचेस करने से पहले मिनिमम 4 वो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, 4 वो लोग आपको क्या बोलता है 4 रिजेक्शंस देते हैं। आपको ये सोचना है। सो मैं यहाँ पे रुकूंगा, जाने से पहले एक आखिरी चीज आपको बताऊंगा। आज हमने जो बात की, आप लोगों ने मेरे साथ तकरीबन 1.5 घंटे का समय दिया। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिस्टर साइमन सर, आपने ये मौका दिया। बट जाने से पहले एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि ये कंपनी ने हमको मौका दिया है, हमारी और हमारे साथ जो भी बंदे जुड़े हैं उन लोगों की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का। अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड है ना, बहुत बार लोग ऐसे हल्के में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी उसको मतलब नहीं समझा है। अच्छा, कुछ लोग चेंज में विश्वास रखते हैं, चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन 2 अलग अलग चीज है, ये समझ लो। आप लोग चेंज के पीछे मत भागना। आपकी अगर हैबिट्स ऐसे चल रही है ना, जो भी हैबिट जो आपको पीछे रख रही है, तो आपका हमेशा फोकस होना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इरिवर्सिबल चेंज। आप देखो, एक 2 एग्जांपल देता हूं बहुत जल्दी से, बहुत फास्ट। एक ये अंडा होता है, अंडे में से एक चूजा निकलता है, एक मुर्गी का बच्चा या किसी भी उसका एनिमल का बच्चा निकलता है। वो बच्चा निकला ना, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। वो कोई भी करके वो दोबारा अंडा नहीं बन सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, अभी ये प्रेजेंटेशन आपने सुना तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर मैं चेंज करूंगा मेरी हैबिट। चेंज नहीं करना। चेंज का तकलीफ क्या होता है, जब सिचुएशन चेंज हो जाती है, थोड़ा सा तकलीफ आता है, तो ये बंदे ने हैबिट चेंज किया ना, ये पीछे डर जाता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन करना। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, और एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर से जो बटरफ्लाई बनता है, तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन ये प्रोसेस इजी है क्या? इजी नहीं है। आप ध्यान में रखना, दिस प्रोसेस इज नॉट इजी। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना, बहुत से कैटरपिलर में ही मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। और जो लोग वो तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, वो जो पेन है, जो पीड़ा है, जो वेदना है, उसको जो लोग बर्दाश्त करते हैं ना, वो बटरफ्लाई बन जाते हैं। आप में से भी जो लोग आज मैंने आपको 17 अलग अलग रीजन बताए फेलियर के, और मैंने कॉन्सेंट्रेट किया आपका गोल कैसे सेट करना है। इसके अंदर अगर आपने आपकी सोच मिलेनियर की रखी, आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली सोच रखी, तो आप पक्का मिलेनियर बन जाएंगे एक दिन। आप पक्का आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और उन तमाम लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर देंगे जो हमारे पास एक आस लगाए बैठे हुए, हमारे पास एक निगाह रखे हुए बैठे हुए, हमसे वो लोग हेल्प चाहते। उन सभी लोगों को आपको हेल्प करना है, उनको साथ देना है, उनको हाथ देना है। मुझे लगता है ये अगर आपके जीने का मकसद है, जो हमारा है वो ही अगर आपके जीने का मकसद है, तो आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का एक सही कंपनी चूज कर ली है। और आप इसमें आप वो बहुत सारी ऊंचाइयां अचीव कर लेंगे। आप ये ऊंचाई जल्दी से जल्दी अचीव करें। आप आपके तमाम गोल जो आपने यहाँ पे विजुअलाइज किए हैं, वो तमाम गोल आप
बहुत जल्दी अचीव करो, ऐसी दुआएं, ऐसी शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं मनोज गायकवाड़ फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकता हूं, और फिर से एक बार हमारे जो ग्रेट मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन है, उनको मैं ये प्लेटफॉर्म, ये मौका उनको देता हूं। ओवर टू यू साइमन, थैंक यू वेरी मच फॉर द ग्रेट वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मनोज, वो फैंटास्टिक, मतलब आप जो थे आज एकदम दिल से, मतलब हर टाइम आप दिल से बात करते हैं, लेकिन आज एकदम दिल से और मन से दोनों बात किया। सॉरी माय हिंदी इज नॉट सो गुड। तो मतलब बहुत जबरदस्त था, मैं पूरा सेमिनार देखा और मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप आल्सो, द फुल टीम, बिकॉज आई बिलीव इन द फुल टीम, आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, कि हमारी जो पूरी टीम है, दे हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू। बहुत बहुत अच्छे अच्छे चीज सीखे आपको। तो मैं शायद अभी मैं ये ऑन नहीं करने वाला सबके लिए, बट अगर मनोज को, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन पूछना है, ओनली 3 पीपल, आई एम अलाउइंग 3 पीपल टू आस्क क्वेश्चन, प्लीज पुट इन चैट। वो क्वेश्चन मैं ही पूछूंगा आपके तरफ से। 3 सवाल आप कर सकते हैं मनोज सर के लिए। मनोज, 3 क्वेश्चन ओके? या नो प्रॉब्लम। ओके, तो अगर कोई भी 3 क्वेश्चन आप चैट में डाल सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट। एनीबॉडी? मनोज बोल रहे ग्रेट सेशन सर। यस, इज आउटस्टैंडिंग सेशन, बहुत जबरदस्त था। कोई भी 3 क्वेश्चन, आई थिंक आपका स्पीच माइंड ब्लोइंग। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, पोस्ट इट बिकॉज मैं माइक चालू नहीं करूंगा, नहीं तो पूरा स्टूडियो सिस्टम साउंड, घर का, बच्चे का, कुत्ते का, बिल्ली का, सबका आवाज आएगा। तो प्लीज पोस्ट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। मैं आपके तरफ से मनोज के लिए पूछूंगा, आपका नाम भी लूंगा, नो प्रॉब्लम। यस सर, यस दीपक, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो सर। यस यस, you missed the 20-minute session. Yes, let's see if I can give you a recording. Training is good, thanks a million. I think मनोज, आपका ट्रेनिंग इतना अच्छा था, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे, सब वही बोल रहे आपका ट्रेनिंग अच्छा है। How do you compare your manager in 4 months? How do you complete it? सवाल ये है मनोज कि आप 4 महीने में मैनेजर कैसे बने? ठीक है, तो 4 महीने में देखिए, अब जो हमसे सवाल पूछ रहा है उन्होंने तो 2 महीने में मैनेजर लेवल अचीव किया है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं जब ये बिजनेस में आया, तो मैं 2-3 मिनट लूंगा साइमन, इफ यू डोंट माइंड। तो मैं ये बिजनेस में आया, मैं एक कमर्शियल फोटोग्राफर था। उसके बाद मैं फिल्म लिखा, मैंने फिल्म डायरेक्ट की, मैंने फिल्म प्रोड्यूस की, और मैं उसमें बैंकरप्ट हो गया। मैं पूरा बर्बाद हो गया था फाइनेंशियली जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आया, और मेरे को कैसे भी करके पैसा मांगता था, पैसा। तो मैंने क्या किया, एक समझा कि यहाँ पे मेरे को पहला तो 2 सीसी करना चाहिए, तो मैंने जो दिन आया उसी दिन 2 सीसी खत्म किया। और मैंने ये मेरे को समझा कि मुझे लोगों को रिक्रूट करना चाहिए। मैंने पहले 4 महीने में 926 लोगों के फॉर्म भरे, 926। मेरे को कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं मालूम था। दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा, इसके पहले मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरे को इतना समझा कि लोगों का फॉर्म भरने का, उसमें मैंने बहुत गलती की। जैसा मैंने बताया ना, गलतियां हम लोग करते हैं। आधे फॉर्म मैंने फाड़ के फेंक दिए, वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप पैशन से करते हो और आपका फोकस है, 926 मैंने फॉर्म भरे पहले 4 महीने में। जब मैं मैनेजर हुआ तो 19 लाइन एक्टिव थी मेरी, 19 लाइन एक्टिव थी। तो एक लाइन से 4-5 सीसी भी आता है तो आप मैनेजर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको 19 लाइन एक्टिव करनी है तो आपको कितने लोगों को साइन करना चाहिए यह आपको समझना चाहिए, कैलकुलेशन। बहुत बार लोग क्या करते हैं, अभी मुझे कुछ लोग मिलते हैं, सर मैंने 4 लोगों को फॉर्म भरा, आगे कुछ हो ही नहीं रहा। अरे 4 लोगों से क्या होगा? अभी तूने एक दुकान खोला है, एक बड़ा 3 करोड़ रुपया खर्चा करके, और पहला 4 कस्टमर आया और खाली देख के गया, तू क्या शटर बंद कर देगा? 4 लोग तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे? नहीं। तो मुझे ये समझ में आया कि नंबर्स पे काम करना है। मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है, नंबर्स पे काम करो, नंबर्स पे काम, रिक्रूटिंग को ध्यान दो। और इसलिए मैंने बोला जो स्किल आपको एक्वायर करनी है वो है इन्विटेशन की स्किल। इन्विटेशन की स्किल ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हाउ टू इनवाइट। और ये जो ओवरऑल जो प्रोस्पेक्टिंग जो सब्जेक्ट है, प्रोस्पेक्टिंग में आपको बहुत शॉर्ट आधे मिनट में अगर बता सकूं तो बता देता हूं। प्रोस्पेक्टिंग वो होता है कि लिस्ट बनाने से लेके उसको कॉल करना, उसको लाके प्रेजेंटेशन में बिठाना, लिस्ट बनाना, उसको कॉल करना और उसको प्रेजेंटेशन में बिठाना, ये 3 चीजें मिलके आती है प्रोस्पेक्टिंग। फिर वो क्लोज करता है, वो अलग बात है। और एक बात आप समझ लो, आप अगर एकदम स्ट्रांग हो मेंटली, आपको आपके टॉपिक पे कमांड है, आपको आपके कंपनी पे बिलीफ है,
और आप जो बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना ये बात को, आप जब बात करते हैं किसी से भी, पहले 1.5 मिनट से लेके 3 मिनट तक, 1.5 मिनट से लेके 3 मिनट के अंदर सामने वाला डिसीजन ले लेता है कि इसके साथ काम करने का है नहीं करने का। उसके बाद जो आप 40 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं ना, वो खाली फॉर्मेलिटी है, उससे कुछ नहीं होता है। पहले 1.5 से 3 मिनट में वो बंदा डिसाइड कर लेता है, सेल उधर क्लोज होता है एक्चुअली, कि इसके साथ काम कर रहे हैं या नहीं, बाकी का वो है। आप देखो आपके साथ में आप कोई दुकान में जाते हो, आपको शूज लेना है या आपको शर्ट लेना है, आप दुकान में घुसे, आपने डिसाइड कर लिया लेने का, बस। अभी वो जो प्रेजेंटेशन करता है ना, वो फॉर्मेलिटी है, फिर वो आगे का चीज है फॉर्मेलिटी। तो आप पहले 1.5 से 3 मिनट में क्या बोलोगे, वो आप कहां से बोलोगे, उसके लिए कौन सा स्क्रिप्ट है? ऐसा कोई स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट ये है कि आप जो भी बोलो दिल से बोलो, ईमानदारी से बोलो, सच बोलो। अगर आपका चेक 20,000 है तो 20,000 बोलो, 1 लाख है 1 लाख बोलो, 5 रुपया है 5 रुपया बोलो, झूठ मत बोलो, दिल से बोलो, और ये विश्वास रखो कि ये कंपनी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। बस आपने ये विश्वास रख दिया, हो जाएगा। आपका बेसिक क्वेश्चन था 4 महीने में कैसे किया, मैंने संख्या पे काम किया, नंबर्स में काम किया। आपको भी वो बोलता हूँ, ये प्रोसेस में आपको बहुत सारा ना मिलेगा, डोंट वरी। ना को नहीं देखना है, ना का मतलब है नॉट नाउ। मेरे को जो बंदा बोल रहा था ना, मेरा जो अपलाइन है मिस्टर नाना साहेब सोनावने, आप में से बहुत से लोग उनको जानते हैं, 3 साल मेरे पीछे पड़ा था, 3 साल, और मैं तभी 1.5 आना था। अभी मैं नॉर्मल आदमी बन गया, तभी मैं वो मालूम है वाले कैटेगरी में था। वो खुद भी बोलता, मैंने बहुत सी गलतियां की है, इसमें से बहुत सी चीजें ये खाली थेरोटिकली नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने रखा। तो जब मेरे को, मैं भी उसको ना 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 3 साल तक बोलता था, और 3 साल के बाद मैंने देखा एक बार, जब मैं फाइनेंशियली पूरा चौपट हो गया मेरा, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तब मैंने आंखें खुली और मैंने देखा, और मैंने बोला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने की। बहुत गलतियां की मैंने, एक्सेप्ट करता हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने मेरे जिंदगी के 3 इंपॉर्टेंट साल बिता दिए, वेस्ट कर दिए। बट ठीक है, हो गया हो गया। सो आपको मैसेज ये है कि आप, कोई अगर ना बोलता है, डोंट वरी, आप आगे लगे रहो, बने रहो, गिव अप नहीं करना है। यस साइमन। और 2-3 और क्वेश्चन है, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो वी कांट टेक दैट। बट आई थिंक जो आपका जो आज का सेमिनार था बहुत जबरदस्त था, एंड वी हैड नियरली 180 पीपल टुडे फॉर योर ट्रेनिंग, एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू इंक्रीज दिस, बिकॉज ऑलवेज थिंक बिग। माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग था। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये सेमिनार में आए, जो भी अपलाइन ने आपको इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, जिसने आपको ये ट्रेनिंग में, गेट इन टच विद देम। हमको काम एथिकली करना है, ना चोरी करके। तो बहुत जन बाहर जाके बोलते हैं, अलग अलग भगवान के पास जाते हैं, और घर में भगवान का फोटो भी होगा, लेकिन बाहर इतना चोरी करते, तो भगवान का दर्शन कैसे करते मेरे को मालूम नहीं। तो मैं यहाँ एथिकली काम करना चाहता हूँ। जिसने भी आपको ये सेमिनार मीटिंग में बुलाया, उनको गेट इन टच विद देम, एंड वो आपको पूरा प्लान दिखाएंगे। और हम लोग पूरा एक फैमिली है, तो हमको एक साथ में काम करना है। और एक और चीज मैं मनोज से भी अग्री करता हूं कि ये बिजनेस का सबसे पावरफुल चीज है पैसिव इनकम, जो सबसे पावरफुल है मनोज जी, पैसिव इनकम। क्योंकि हम लोग रिटायर करके हम सोचते हैं अभी 6 महीना में, 3 महीने में कोरोना सबकी हालत खराब है, हम लोग का पैसिव इनकम अभी भी चालू है। तो गाइज, वी वुड लाइक टू थैंक मनोज, thanks a lot from the full team, and you're a fantastic leader, no doubt. I have a very high respect for you, and thanks Rajiv also, and all the best guys. Again we're going to have another seminar. राजीव जी भी नमस्ते कर रहे हैं। अभी मैं नमस्ते का स्टाइल चेंज किया, ऐसा करता हूँ साइड में, क्यों मालूम है, ऐसा किया तो मुंह छुप जाता है। Okay, thank you very much, thank you, God bless you all, thank you all guys, thank you, all the best, bye. Okay, bye.